वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर की बुक ऑडिट एंड सेक्टोरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके कंटेंट्स देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, मीनिंग एंड डेफिनेशंस क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हम वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स के जब हम करते हैं, और डिफरेंस क्या है वेरिफिकेशन में, वाउचिंग में, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़ में, एंड डिफरेंस पढ़ेंगे कंफर्मेशन एंड वेरिफिकेशन में। देन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कैसे होता है, ऑडिटर मेथड्स कौन कौन से होते हैं वैल्यूएशन के, वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशंस, देन वेरिफिकेशन वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर्स, बिजनेस, फिटिंग, ऑफिस इक्विपमेंट्स, motor vehicles, cash in hand, cash at bank, bills receivables, sundry debtors, stock and trade, investment loans, verification of liabilities कैसे होती है, like capital, debentures, trade creditors, bills payable, loans, outstanding liabilities for expenses and contingent liabilities, and tutorial assignments and objective type questions। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली आप समझ गए ना 11 चैप्टर में क्या है कि वेरिफिकेशन कैसे होता है एंड एवेल्यूएशन कैसे होता है, दोनों चीज़ों का, एसेट्स का एंड लायबिलिटीज़ का। सो सबसे पहले देख लेते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सो वेरिफिकेशन मीन्स द प्रोसीजर नॉर्मली कैरिड आउट टू द ईयर एंड टू कंफर्म द ऑनरशिप, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइटम एट द बैलेंस शीट। तो वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरीफाई मतलब वेरीफाई करना कि वो चीज़ है कि नहीं है, एक कंफर्मेशन के लिए। सो वेरिफिकेशन क्या है, नॉर्मली एंड ऑफ द ईयर पे करा जाता है कंफर्म करने के लिए ऑनरशिप किसकी है, वैल्यूएशन कैसी है, और वो चीज़ है कि नहीं है जो बैलेंस शीट में है। Then it also involves confirming that presentation in the financial statement in according with legislation कि जो confirmation है financial statement में वो ऐसा कुछ reality में ऐसा है भी कि नहीं। So यहाँ से पढ़ते हैं। So इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं साइज को। Yes. The examination of the books of accounts with a view to of ascertaining their arithmetical accuracy, it's not enough। देखो किसी को सिर्फ नंबर्स में देखना कि यहाँ बैलेंस शीट में लिखा 2 करोड़ की लैंड है, एग्जैक्टली है कि नहीं है ये भी तो चेक करो ना। सो एग्जामिनेशन करना अकाउंट्स का सिर्फ अरिथमेटिक एक्यूरेसी में तो वो सही नहीं है। जो ऑडिटर है जो प्रॉपर वेरीफाई भी करना चाहिए कि बैलेंस शीट में जो चीज़ें हैं कि नहीं है, वो किसके पोजीशन में है, कैसे है। सो सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन का क्या मीन होता है, प्रूविंग द ट्रुथ और कंफर्मेशन की, प्रूफ द ट्रुथ को प्रूफ करना एंड कंफर्मेशन देना उसको। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन देखते हैं। सो तो फर्स्ट डेफिनेशन है, डिफाइन वेरिफिकेशन इज द फॉलोइंग वर्ड्स में। सो फर्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ एसेट इम्प्लाइंग एन इंक्वायरी इनटू वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी चेंजेस ऑफ द एसेट। कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स का मतलब होता है कि वैल्यू कितनी, ओनरशिप किसकी है, टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजेशन, प्रेजेंस कैसा है, एंड द लैंग्वेज क्या बोलते हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेज द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स प्रोसेस बाय विच ऑडिटर, जो ऑडिटर होता है एक्यूरेसी देखता है, राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट चेक करता है कि 3 साइड, उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स की एग्जिस्टेंस है उनका एसेट्स का, वैल्यूएशन है, एंड अथॉरिटी किसके पास है। सो ऑनरशिप देखो याद रखना, ऑनरशिप चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, वैल्यू चेक करते हैं कि देखो अथॉरिटी, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। Then auditor must satisfy himself that asset freely existed at the date of balance sheet, has been freely from any changes, and then they have been properly valued। कि देखो जब भी हम फ्री कर देते हैं बैलेंस शीट को कि हमारी तरफ से प्रॉपर हो चुके हैं, तो उसके बाद उसे चेक करना चाहिए कि रियली एग्जिस्टेड है कि नहीं है। देन उसके बाद दे हैव बीन प्रॉपरली वैल्यूड है, वेरीफाइंग है, लायबिलिटीज़ जो हैं जितनी लायबिलिटीज़ है वो प्रॉपर फिगर्स में है कि नहीं है। सो in all the above definitions, it may be clearly seen that verification is broader term and includes valuation of the assets and liabilities। सब देख पता तो लगेगा है कि जो वेरिफिकेशन है वो ब्रॉडर टर्म है जिसमें वैल्यूएशन आ जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। सो बेसिकली अभी तक मुझे क्या समझ में आया कि वेरिफिकेशंस क्या है, उनकी वैल्यू चेक करना, ऑनरशिप चेक करना, पोजीशन चेक करना, कंट्रोल चेक करना, देन वैल्यूज़ चेक करना। सो Auditor of business is required to report its concerned from the balance sheet exhibits true and fair। देखो जो ऑडिटर होता है वो प्रॉपरली देखता है, कॉन्सेंट्रेट करता है कि उनकी बैलेंस शीट में जो है ट्रू एंड फेयर स्टेट है, अफेयर्स का नहीं है। अगर अदर वर्ड्स की बात करें तो वो एग्जामिन करता है, सर्टेन करता है, करेक्टनेस चेक करने की, मनी वैल्यू ऑफ एसेट्स की, मनी वैल्यू क्या है एसेट्स की, लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट में है तो वो कितनी है, और इस एग्जामिनेशन को बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। सो मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। ही हैज़ टू एग्जामिन एंड ascertain the correctness of money value of assets and liabilities appearing in balance sheet। So this examination is not the as valuation of verification of assets and values। कि उसकी मनी वैल्यू चेक करना एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की
बैलेंस शीट में क्या, दैट्स कॉल्ड वेरिफिकेशन। सो द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर क्या है कि रिगार्ड चेक करना वेरीज है कितना नहीं है। तो उसके बाद एक केस भी है, ये केस है। देन उसके बाद इट वॉज द हेल्ड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट कितना है बैलेंस शीट में कितना नहीं है। देन उसके बाद अगर कोई डैमेजेस है तो वो किसकी ड्यूटी है कि वो चेक करे। देन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बोलता है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग हैज लेड डाउन दैट वेरिफिकेशन ऑफ एसेट शुड बी एम्ड एट एस्टेब्लिश देयर, कि एम है उनका कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप, पोजेशन, फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बेंसेस। देन उसके बाद एंड यस प्रॉपर रिकॉर्डिंग, प्रॉपर वैल्यूएशन चेक करें। देन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट में पता लगा है कि फॉलोइंग से दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनके ये होते हैं, एविडेंस चेक करना एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स का बैलेंस शीट में जो है कि नहीं है, कि वो जनरली फिजिकल एग्जामिनेशन में है कि नहीं है। एविडेंस ऑफ ऑनरशिप एसेट्स की एसेट किसकी लीगल ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स में किसके पास है। देन एविडेंस ऑफ पोजेशन ऑफ एसेट्स की उसको कौन अभी रख रहा है, किसके पास वो अभी है। देन एविडेंस की पोजीशन ऑफ एसेट्स किसके पास है एंड फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लीन है कि नहीं है। देन एविडेंस की रिगार्ड प्रॉपर वैल्यूएशन कितना है एंड एविडेंस ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स, क्योंकि प्रॉपर अकाउंटिंग हो रखी है एसेट्स की, मतलब प्रॉपर उस पर कोई डिप्रिसिएशन है चार्ज हो रखा है कि नहीं हो रहा है। देन डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग, की वाउचिंग क्या होता है एंड वेरिफिकेशन क्या होती है। सो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेम थिंग, इनको बोल देते हैं कि सेम थिंग है, क्योंकि वाउचिंग में भी एविडेंस को चेक करते हैं, देन वेरिफिकेशन में भी हम चेक ही कर रहे हैं। सो द स्टेटमेंट एग्जाम्पल, vouching proves that accuracy of books entries with the worth of balance sheet can be certified only if verification of assets and liabilities thereon is a correct statement। कि वाउचिंग तो है कि देखो प्रूव करता है कि बुक एंट्रीज में कि आपकी जो बैलेंस शीट वर्थ है उतनी नहीं है जितने भी आपने के पास एक्चुअल में है कि नहीं है। दिस मीन दैट अ क्लियर लीन of demarcation can be drawn between the two. While vouching is to be examined, the correctness of authenticity of the transaction recorded in the books of prime entry. Verification is to confirm the value assets have shown the balance sheet। कि देखो मैं बताती हूँ क्या है। देखो वाउचिंग क्या होता है, वाउचिंग में हम सिर्फ ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि जितने भी हमारी बुक्स में जो एंट्री हमने करी है कि वो सही करी है कि नहीं करी है। सब उसको सही चेक करने के लिए जब हम फर्दर कोई डिटेल्स देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, दैट इज कॉल्ड वाउचिंग। देन वेरिफिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन है वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज निकालना, उनकी एक्चुअल वैल्यूज है कि नहीं है, मतलब उसमें देखना है कि वैल्यूज ऐसी होती है कि नहीं होती है। एंड वेरिफिकेशन में है कि एक्चुअल उसकी अमाउंट कितनी आ रही है। देखो अमाउंट कितनी आ रही है चेक करने के लिए वेरिफिकेशन, अमाउंट सही है कि नहीं सही है उसको चेक करने के लिए वाउचिंग लगती है। सो as such in verification it is not merely duty of the auditors whose assets have been acquired but has to certify that such assets so exist with the business के बिजनेस के साथ है कि नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट है कि नहीं है, देन वैल्यूड प्रॉपर फिगर के साथ है कि नहीं है। देन फॉलोइंग पॉइंट डिस्क्रिप्स द टू। सो नेचर ऑफ वर्क, सो वाउचिंग एग्जामिन द एंट्रीज रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन, जो वाउचिंग होता है उसमें ट्रांजेक्शन की एंट्रीज देखता है कि रिकॉर्डेड है कि नहीं है। एंड वेरीफाइड, जो वेरिफिकेशन है एग्जामिन करते हैं जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है बैलेंस शीट में है कि नहीं है। देन टाइम की बात करें तो वाउचिंग होती है थ्रू आउट द ईयर होती रहती है, जो वेरिफिकेशन होता है ये एंड ऑफ द ईयर हो जाता है। तो उसके बाद बेसिस वाउचिंग बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री और एग्जामिनेशन में होता है। देन वेरिफिकेशन जो है वो पर्सनल एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन में होता है। देन वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन वाउचिंग में नहीं आती है, वाइल जो वेरिफिकेशन है वो वैल्यूएशन को इन्वॉल्व कर लेती है। सो डिफरेंस की बात करें कि बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन बिकम्स क्लियर, और क्लियर है अब फॉलोइंग एग्जाम्पल के साथ, इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। So example, an auditor vouches purchase of building which is mortgages by the client। अगर वो डॉक्यूमेंट देखे कि वो मॉर्टेज है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए वो डॉक्यूमेंट देखे, दैट इज कॉल्ड वाउचिंग। इफ he limits the examination of vouching only he can not find the building of mortgage। अगर वो सिर्फ एग्जामिनेशन तक ही रहता है कि वो है कि नहीं है तो तब वो अच्छे से सपोर्ट नहीं करेगा। सो ऑडिटर्स ड्यूटी कैन नॉट बी सेड टू बिकम कम्प्लीटली सिंपली बाय वाचिंग द एंट्रीज अपीयरिंग इन द बुक्स, कि उसका ऑडिटर की सिर्फ इतनी ड्यूटी नहीं होती कि वो सिर्फ वैल्यू चेक कर लेता है कि है कि नहीं है,
मेरी वॉचिंग डज नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस, वो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं प्रूव करता कि वो बैलेंस शीट में है कि नहीं है। सो वैल्यू निकालने के लिए एसेट और डिफरेंट की अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सो सब्सिट्यूट जो एग्जिस्टेंस होता है कि एसेट लायबिलिटी है भी, उसको एसेट्स और लायबिलिटीज एक्चुअल में है, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। सो इट इज़ द ट्रू क्लियर वेरिफिकेशन। दैट उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज को वेरीफाई करना पड़ेगा। सो वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज लाइक दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी, काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। अगर बात करें ओपिनियन एंड फेयर से, तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज कैसे है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग ऐसे क्या बोलता है, जिससे कि फॉलोइंग की बैलेंसेस इन द क्रेडिटर्स अकाउंट रिफ्लेक्टेड ट्रू पोजीशन, की बैलेंसेस जो क्रेडिटर्स के अकाउंट ट्रू रिफ्लेक्ट करने चाहिए लायबिलिटीज। देन ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस those not recorded in the books of account whether the intentionally or otherwise are disclosed in financial statements। जितनी भी liabilities हैं वो business की proper recorded balances in the creditors accounts। एक सेकेंड, the objective of verification of liabilities as per standard of auditing act to form an opinion with regard the following, कि कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़ में। तो फर्स्ट इज बैलेंस इन द क्रेडिटर्स अकाउंट रिफ्लेक्ट्स ट्रू पोजीशन एज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कि जो बैलेंसेस है क्रेडिटर्स के अकाउंट में वो भी सेम होना चाहिए एज पर द बिजनेस रिकॉर्ड्स में जितना है। देन उसके बाद ऑल लायबिलिटीज ऑफ द client's business including these are not recorded in the books of account whether intentionally or otherwise, कि अगर कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है। देन उसके बाद देर आर प्रॉपरली वैल्यूड करे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ। उसके बाद प्रॉपर क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज करे। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द कंफर्मेशन एंड वेरिफिकेशन, की कंफर्मेशन क्या एंड वेरिफिकेशन क्या है। So, in the course of an audit, certain matters require confirmation while others require physical verification। कुछ के लिए confirmation चाहिए होता है और कुछ के लिए physical verification लगता है। physical verification जाके check करना। So, confirmation implies those techniques adopted by the auditor through which he affirms that factors and balances certain competent parties। कंफर्मेशन एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे जो ऑडिटर है वो प्रॉपर दूसरों से कंफर्म कर देता है कि वो कंफर्म पार्टी से कि अफर्म कर लेता है कि है कि नहीं। सो द कॉम्पिटेंट पार्टी में बी द थर्ड पार्टी और द मैनेजमेंट इटसेल्फ, और जो थर्ड पार्टी होती है वो या तो मैनेजमेंट होता है या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट पार्टी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द ऑडिटर में सिक्योर The auditor may secure written statements or certificate from debtors, bank, creditors, financial institutions, sister concerns, subsidiary companies, etc. to assure himself that representation of the financial statement with regards is truly and fairly। तो जब वो किसी और से पूछता है कि ऐसा है कि नहीं है, दैट इज कॉल्ड कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कहाँ से कर सकते हैं, डेटर, बैंक, क्रेडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिस्टर कंसर्न, सब्सिडी बुक्स, इन सब चीज़ों से। देन उसके बाद ही कैन ऑलवेज रिले अपॉन द सम सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट चेक करता है, मेंटेन सब कुछ रिपोर्ट में तैयार करता है। तो उसमें कंफर्मेशन लगती है खुद को वेरीफाई कराने में, खुद को तसल्ली देने के लिए। फॉर इंस्टांस is there in contingent liability, तो ऑडिटर में रिक्वायर कंफर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट इटसेल्फ। अगर वहाँ पे कंटीजेंट लाइबिलिटी तो वो मैनेजमेंट से सेटिस्फाई होता है। फिर उसके बाद ऑन दी अदर हैंड फिजिकल वेरिफिकेशन मीन्स, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है, इंस्पेक्शन करना टाइमजेबल एसेट्स का बाय द ऑडिटर। सो इट इंक्लूड्स द काउंटिंग, वेटिंग, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी इवेल्यूशन, इन सब चीज़ों में यहाँ पे आता है। मतलब वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन को सब कुछ चेक करना, वेट करना, आइडेंटिफिकेशन देखना, काउंटिंग करना, सब कुछ करना। उसके बाद द आइटम्स विच रिक्वायर फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द ऑडिटर भी, और वे कौन कौन से आइटम्स है जो फिजिकल वेरिफिकेशन मांगते हैं ऑडिटर से, दैट इज कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, स्टॉक्स एंड स्टोर्स, इन्वेस्टमेंट इन पोजीशन ऑफ द क्लाइंट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। सो ये सारी चीज़ें हैं जो वो फिजिकली वेरीफाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को वैल्यूएशन करते हैं। सो वैल्यूएशन फॉर्म्स ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी ऑडिट, जो वैल्यूएशन है एवरी ऑडिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ बिकॉज एक्यूरेसी होते है बैलेंस शीट की, वो इसी पे डिपेंड करती है कि क्या एस्टिमेशन लिया है, एक्चुअल में क्या है। सो बोथ ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन एसेट लायबिलिटीज वुड एक्सेप्ट wrong in the picture of financial firms
ऑफ अ कंसर्न की वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन तो समझ रहे हो ना कि वैल्यूएट निकालते हैं एक्चुअली में उतनी वैल्यू है कि नहीं। अब देखो काफ़ी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओगे कि वहाँ पे भी वैल्यू था वेरिफिकेशन में कि वैल्यू तो वहाँ भी निकाल रहे थे, वैल्यूएशन में भी वैल्यू ही निकाल रहे हैं। तो देखो उसमें क्या करते हैं, तो वैल्यूएशन के साथ साथ पोजेशन, ऑनरशिप, इस सब चीज़ें चेक करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूएशन देखते हैं कि एक्चुअल वैल्यू है कि नहीं है, मतलब वो ट्रू वैल्यू है कि नहीं है। उसमें देखते हैं कि वैल्यू है कि नहीं है, उसमें देखते हैं कि ट्रू वैल्यू है कि नहीं है। और वाउचिंग में देखते थे कि वैल्यू कहाँ से आ रहा है, कोई प्रूफ है उस वैल्यू का, ऐसा। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा, आई होप तो समझ में आ गया होगा आप सबको। उसके बाद the auditor has to see the assets and liabilities appearing in the balance sheet के एग्जिबिट भी प्रॉपर वैल्यू के साथ है कि नहीं, ज़्यादा ओवर रेटेड या अंडर वैल्यूड तो नहीं है ना। उसके बाद कंपनी बैलेंस शीट is not drawn from the purpose of showing that the capital would be worth if the asset were realized and liabilities paid off. It show to how the capital stands vested. वो ये नहीं चेक करता कि एसेट इतने हैं, लाइबिलिटीज इतने हैं, वो इतने कि वो कैपिटल स्टैंड कहाँ करती है। सो द वैल्यूएशन मीन्स टू सेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द यूटिलिटी, कि ये सिर्फ इससे चेक होता है क्योंकि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कितनी है। सो द ऑडिटर एंड द वैल्यूएशन, कि ऑडिटर एंड वैल्यूएशन का क्या रिलेशन है। So the valuation of assets should be done by the responsible officer to the concern, and the auditor has to say whether they have been properly valued or not. तो valuation of assets होता है किसी और responsible officer से होता है, जो auditor का काम क्या होता है, वो चेक करना कि वो उसने proper value करा है कि नहीं करा। So for this purpose he auditor ही मतलब जो ऑडिटर है कैन ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यूअर्स एंड द कॉम्पिटेंट रिस्पॉन्स है, तो वहाँ से वो सर्टिफिकेट देता है कि वो प्रॉपर वैल्यू करा है कि नहीं करा है। सो जो ऑडिटर है वो वैल्यूएड नहीं होता है, ना ही वो एक्सपेक्ट करता है उन सब कामों के लिए। ही वो सिर्फ वेरीफाई करता है कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है और जो उन्होंने करंट वैल्यूज निकाले वो फेयर है कि नहीं है। सो उसके बाद वो अपने माइंड में रखता है कि एक्चुअल वैल्यूएशन करे, जो प्रॉपर्टीज़ का है वो भी बड़ी खुद करके देख ले कि वो ट्रू है कि नहीं है। देन उसके बाद 10 as per the saying these of these two auditors, okay, Leicesters and DePaul, so it appears that an auditor is not liable if in absence of suspicious circumstances he relies on trusted official for the company, कि वो reliable तो नहीं होता बट वो कंपनी के जो ट्रस्टीज होते हैं वहाँ से चेक कर सकता है, बट इट डज नॉट अप्लाई। पर ऐसे नहीं कि वो लाइबिलिटी फ्री होगी या उसकी वो चेक ही नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। आंसर इज नो। द ऑडिटर होता है डेफिनेटली कंसर्न होता है कि वो देखे कुछ एसेट्स है कि लाइबिलिटीज कितनी है, बिकॉज अल्टीमेटली वही सर्टिफाई करने वाला है फाइनेंशियल अकाउंट को, ट्रू वैल्यूज को वही सर्टिफाई करेगा। उसके बाद देयरफॉर एन ऑडिटर शुड एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल एनालिसिस ऑफ द ऑल फिगर करेक्टली। सो उसके बाद जो ऑडिटर होता है वो प्रॉपर चेक करता है, रीजनेबल केयर देखता है, स्किल एनालिसिस फिगर सब कुछ ऐसे करता है, खुद ही इंक्वायरी करता है हर चीज़ को लेके। उसके बाद बैलेंस शीट में चेक करता है, सब चीज़ चेक करता है। इफ़ ही इज सेटिस्फाइड विद द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट ही इज़ फ्री फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। अगर वो अच्छे से वैल्यू कर देगा तो अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगा। दैट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, वो ऑब्जर्व करता है। दैन ऑडिटर कैन नेवर क्लेम दैट बैलेंस शीट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो ऑडिटर होता है वो कभी क्लेम नहीं कर सकता कि बैलेंस शीट एक्चुअली करेक्ट है। सो फाइनेंशियल अकाउंट्स आर लार्जली ऑफ अ मैटर ऑफ कन्वेंशन, जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो लार्ज मैटर ऑफ कन्वेंशन है, जजमेंट है, ओपिनियन है, not matter of certainty. Then the balance sheet can never show the real figure position but only a fairest possible estimation of the financial conditions। कि देखो बैलेंस शीट है हमेशा ऐसा नहीं कि बस बैलेंस शीट ने कह दे तो सब कुछ वही है, नहीं, वो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ एक ओवरलुक दे देता है, आई थॉट सो, ऐसा। देन उसके बाद नेक्स्ट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन आप कैसे कैसे कर सकते हो। सो फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस। सो द प्राइस इज पेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट नॉट एज कॉस्ट प्राइस, कितना भी आप पेड कर रहे हो एसेट्स के लिए उसको एक्वायर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ऑफ कोर्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ एसेट इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग द कॉस्ट प्राइस, की जितने भी आप एक्सपेंस कर रहे हो वैल्यूएशन में इंस्टॉल कराने में बस आपका कॉस्ट प्राइस है। देन सेकंड वन दैट इज मार्केट वैल्यू। अ वैल्यू व्हिच इज एन एसेट इज द फेच इन अ मार्केट सोल्ड इज नोन एज टर्म as known
और टर्म एज अ मार्केट वैल्यू जितनी वैल्यू में वो बिकेगा दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। देन उसके बाद रिप्लेसमेंट वैल्यू, सो इट इज अ प्राइस विच इज पर्टिकुलर एसेट कैन बी रिप्लेस, यहाँ पे पर्टिकुलर एसेट आप रिप्लेस कर रहे हो, द एक्सपेंसेस इसके एक के बदले में एक लिया है ऐसा कुछ। द एक्सपेंसेस सच एज कमीशन फ्रेट इट ऑल्सो इंक्लूड सच वैल्यू। देयर इज बुक वैल्यू, अ वैल्यू विच एन एसेट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज द बुक वैल्यू, जो वो बुक में दिखता है जिस अमाउंट का, दैट्स कॉल्ड बुक वैल्यू। इट इज यूजुअली दी कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ फार की कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन कर को आपको बुक वैल्यू में लिखते हैं। दूसरी बात गोइंग कंसर्न वैल्यू और कन्वेंशनल वैल्यू, टोकन वैल्यू और हिस्टोरिकल वैल्यू। इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ द कॉस्ट लेस रीजनेबल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। नो नोटिस इज टेकन ऑफ एनी फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ एसेट्स। रीजन फॉर दिस एसेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस नॉट फॉर रीसेल, ये रीसेल के लिए नहीं है, ये फॉर द लाइफ टाइम बिजनेस के लिए, इसलिए वो प्रॉपर वैल्यू लिखी हुई है। दिस बट सिक्स वन दैट इज रियलाइज्ड वैल्यू, so the value which is realized in the market and received from the sale of asset is known as realized value। जो वैल्यू जो कि मार्केट में रिलीज होगी एंड रिसीव्ड होगी सेल से, दैट इज कॉल्ड रिलीज्ड वैल्यू। देन उसके बाद स्क्रैप वैल्यू, वैल्यू विच इज मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट इफ इट सोल्ड और स्क्रैप, अगर वो सोल्ड या फिर स्क्रैप हो गया तो जहाँ पे ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट इफ इट सोल्ड, जो उसको बेचने के बाद जो वैल्यू निकलती है दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। वैसे स्क्रैप वैल्यू आई थिंक सो वो होती है जो कि लोग जो मतलब वे मतलब जो बच जाता है काम करने से। वैल्यू में भी ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट इफ इट सोल्ड की जो वैल्यू, वैसे तो यहाँ पे लिखा है कि जो बिक गया उसके बाद जो वैल्यू बची दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू, बट आई थिंक सो जहाँ तक मैंने अब तक पढ़ा है कि स्क्रैप वैल्यू ऐसे होती है कि जब आपको जैसे मान लो सूट बना रहे हो उसमें से कपड़ा बच गया और उसको बचने जो बचा हुआ उसको बेचने के बाद जो आपको पैसे मिले दैट्स कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। देन बेसिस ऑफ वैल्यूएशन की वैल्यूएशन किस बेसिस पे होती है, सो द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऐसे द ऑर्डर मस्ट कीप इन फॉलोइंग पॉइंट्स, ये कौन कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखने चाहिए। सो फर्स्ट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ क्या है, एसेट्स की वियर एंड टियर एसेट्स कितना है, ब्रेक एंड वैल्यू ऑफ द स्क्रैप वैल्यू कितनी है, द चांसेस ऑफ एसेट्स बिकमिंग ऑब्सोलेट कि कितने चांसेस के ऑब्सोलेट होने की, ये सारी चीज़ें जब देखते हैं जब हम किसी की वैल्यूएशन करते हैं। सो ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन इज करेक्ट एंड रिलायबल एंड प्रोविजन हैज़ बीन इन ऑल द कंटीजेंसीज। सो ऑडिटर जो प्रॉपर एक्सपेक्ट करता है कि बेसिस ऑफ वैल्यूएशन अच्छे से हो, रिलायबल हो, देन प्रोविजन अच्छे से बने हुए। सो फिक्स एसेट शुड valued at the cost less depreciation of date। जब फिक्स एसेट होते हैं उन्हें वैल्यूड होना चाहिए, मतलब वो डेप्रिसिएशन से हट के वैल्यूड होने चाहिए। वेयर एज जो करंट एसेट हो जाए वो जो वैल्यूड होने चाहिए मार्केट प्राइस पे या फिर किसी भी प्राइस पे कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस पे जिस पे वो कम हो। सो डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, कि देखो डिफरेंस ही पढ़ लेते हैं डायरेक्ट, क्या है वाउचिंग क्या है, वेरिफिकेशन क्या है एंड वैल्यूएशन क्या है। सो द थ्री टर्म्स वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन कैन बी आई थिंक सो, ये आपको हेडिंग ना दे दे और इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना बोल दे, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर रही हूँ, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। सो वाउचिंग वेरिफिकेशन वैल्यूएशन आइडेंटिकल मानी जाती है बट वे है नहीं। सो अगर मीनिंग की बात करें, सो वाउचिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द बोनाफाइड वाउचर्स, कि आपको एक डॉक्यूमेंटेशन लगती है प्रूफ करने के लिए कि वो दैट इज ट्रू और नॉट। देन वेरिफिकेशन क्या होता है, प्रूफ दैट एग्जिस्टेंस ऑनरशिप टाइटल ऑफ द एसेट, प्रूफ करता है कि ऑनरशिप किसके, टाइटल किसका है, कितना है। देन वैल्यूएशन सर्टिफाई करते हैं कि करेक्ट वैल्यू कितनी है। देखो हम इसको उल्टा करके पढ़ेंगे, वैल्यू कितनी है, उसके बाद किसकी वैल्यू है, श्योरिटी है कि नहीं है, ऐसा पढ़ो। उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज सब्जेक्ट मैटर, वाउचिंग इज मेड टू एंट्रीज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज एंड दे बी पोस्टिंग इन टू लेजर, ओरिजिनल एंट्री से बनते हैं देन लेजर में पोस्टिंग कर दी जाती है। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन अंदर हेड होती है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी जितनी हमारी बैलेंस शीट में दिखती है। देन बाय हुम, कौन करता है, वाउचिंग इज डन बाय सीनियर ऑडिटर टू ऑडिट कलेक्ट, जो वेरिफिकेशन होती है एंड ये ऑडिटर खुद करता है।
देन उसके बाद व्हेन और वाउचिंग करी जाती है हर ट्रांजेक्शन के बाद, देन वेरिफिकेशन वैल्यूएशन करी जाती है एंड द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इसके बाद एविडेंस की बात करें तो यहाँ पे वाउचर्स लगते हैं आपको, देन वेरिफिकेशन के लिए हमें टाइटल डीड, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स ये सब लगता है, वैल्यूएशन के लिए हमें सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स लगता है। देन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन डिफरेंट एसेट्स की वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन कैसे होती है। सो फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस वी विल डिवाइड द एसेट्स इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो एसेट्स होते हैं उनके 4 कैटेगरीज में डाल दिया। तो फर्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट्स, तो जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जिनको आप छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, दैट इज ओनली एग्जिस्टेंस। फिर उसके बाद फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, देख सकते हो, दैट कैन बी विजिबल। सो जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल्स एटसेट्रा। दैट्स व्हाट फ्लोटिंग एसेट, जैसे कि कैश इन हैंड, बैंक रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, एनी इन्वेस्टमेंट। एंड फिक्टिशियस एसेट जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ द शेयर होल्डर, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है बेसिकली। वाओ नाइस, इनकी डेफिनेशंस भी लिखी है। सो फर्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट। सो गुडविल, इंटेंजिबल मतलब उसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। तो गुडविल एक वैल्यू है, रेपुटेशन कितनी है मार्केट में। एंड मैं आपको एक बार बताती हूँ, जितनी बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है ना, वो आपकी कोई अपनी खुद की बिजनेस की गुडविल नहीं होती, दैट इज परचेज गुडविल। ओके, उसके बाद इट इनेबल्स द फर्म टू अर्न मोर देन द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, कि उसे नॉर्मल रेट। अब मान लो गुडविल क्या होता है, मेरी और मेरे फ्रेंड की दुकान है, ठीक है, अब मेरे पास कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं इन कंपेरिजन ऑफ माई फ्रेंड, दैट मीन्स जो मेरी रेपुटेशन है मार्केट में वो अच्छी है। तो जो मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ गुडविल, क्योंकि मेरी गुडविल है, मेरी रेपुटेशन इतनी अच्छी है, दैट्स वाई। सो उसके बाद when a man pays up for goodwill, he pays for something which he places him in the position of the being able to earn more। जब कोई गुडविल के लिए पे करता है तो वो इसलिए पे करता है जिससे कि उसके ज़्यादा कमाई हो। देन उसके बाद गुडविल हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एज सच, गुडविल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट डज नॉट डिमिनिश द वैल्यू ऑफ द यूज, और ये यूज़ करने के साथ डिमिनिश भी नहीं होती है। इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ टू सेल्फ ग्रोथ, ये सेल्फ ग्रोथ की है। जो वैल्यूज़ है वो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस डिपेंड करती है। देन गुडविल शुड अपीयर एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट ओनली व्हेन, गुडविल हमारी बैलेंस शीट में तभी दिखती है जब वो परचेज हो, व्हेन द प्राइस ऑफ गुडविल है वो स्पेसिफिकली फिक्स नहीं हो। इट इज द डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन टोटल परचेज ऑफ द पेड लेस और द एसेट एक्वायर्ड, कि इनकी जो बैलेंसिंग फिगर में आती है गुडविल वैल्यू वो है। देन उसके बाद कंपनी हैज रीवैल्यूड होल ऑफ इट एसेट हैज रेट गुडविल ऑन द अकाउंट ऑफ बुक्स, की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी मेंशन करते हैं उसको। फिर उसके बाद इन केस ऑफ पार्टनरशिप, when a new partner is admitted or old partner retire or dies, it becomes necessary to bring goodwill of value existing in the books of accounts। कि देखो अगर आपका कोई पार्टनर मर गया है या आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको ज़रूरी होता है कि वहाँ पे मेंशन करें गुडविल को। देन उसके बाद when a company has succeeded established special reputation in the market because of the increasing sales of profit, उसके बाद यहाँ पे जो कंपनी जब मार्केट में रेपुटेशन गेन करती है तब आती है। फिर वेरिफिकेशन की बात करें तो where goodwill has been purchased along with a running business, the same should be। वेरिफिकेशन करना कि जो गुडविल है वो परचेज है, कहाँ से आई है, कैसे है, वो प्रॉपर वेरीफाई करना एज पर द एग्रीमेंट, वेंडिंग एंड प्राइस, कितना पेड करा है कितना नहीं है। The amount but when the amount is not specially fixed, जब अमाउंट ऐसे फिक्सली फिक्स नहीं होती है तो गुडविल इज अमाउंट परचेज ऑफ बिजनेस ओवर द नेट एसेट टेकन ओवर, की जितने भी नेट एसेट टेकन ओवर करे उसकी वैल्यू आएगी। तो उसके बाद इट शुड बी वेरीफाइड कि जो गुडविल है वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन है कि नहीं है। तो उसके बाद एज पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है 10 के इशूड बाय ICAI on fixed asset goodwill the record in the books only when consideration of money worth has been paid for। जो goodwill बुक्स में तभी आती है जब उनके पैसे देते हैं। सो इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म की बात है तो द पार्टनरशिप डीड है शुड डूली वेरीफाइड द ऑडिटर, वो प्रॉपर ऑडिटर से वेरीफाई करा। ही ऑल्सो वेरीफाई द चेंजेस, वो गुडविल के जो अकाउंट में चेंजेस आए हैं वो भी वहाँ पे मेंशन करें। देन वैल्यूएशन करें तो अगर सो गुडविल शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस अमाउंट रिटर्न ऑफ,
कि जो गुडविल होते हैं वो वैल्यू कर दी है कॉस्ट लेस अमाउंट रिटर्न ऑफ, की जितनी भी रिटर्न ऑफ अमाउंट है वहाँ से माइनस करके। सो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एन ऑडिटर्स ड्यूटी, ऑडिटर की ड्यूटी का पार्ट नहीं है गुडविल को निकालना। देन इट इज टू बी एक्सेसिव, सो द ऑडिटर मस्ट सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई करेगी फ्यूचर बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं गुडविल से एंड कैसे नहीं। सो जो ऑडिटर है कैन नॉट इंसिस्ट राइटिंग ऑफ द गुडविल, वो राइट ऑफ नहीं कर सकता है गुडविल को। एंड देन उसके बाद इट अपीयर्स इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए आते हैं एज इट नॉन एग्जिस्टेंस। देन उसके बाद सेकेंड वन दैट इज पेटेंट। सो अ पेटेंट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूसिव राइट टू ईयर्स टू मेक और सेल और इन्वेंशन। कि पेटेंट होता है कि उसके पास एक प्रॉपर राइट होता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि इन्वेस्टर को एक्सक्लूसिव राइट देता है उसको यूज़ करने का, सेल करने का, मेक करने का। सो वेरिफिकेशन की करे तो सो द ऑडिटर शुड एग्जामिन, वो एग्जामिन करता है सर्टिफिकेट को, चेक करता है कितने पेटेंट राइट्स है। जो ऑडिटर है प्रॉपर इंश्योर करता है कि जो रजिस्टर उसी के नाम पे है कि नहीं है। तो पेटेंट दो तरीके से लिए जा सकते हैं, बाय परचेज या फिर डेवलपमेंट या फिर रिसर्च से। तो नंबर ऑफ पेटेंट्स लार्ज होते हैं, जो ऑडिटर होता है अपने पास क्लाइंट से पूछ सकता है, लिस्ट देख सकता है, फुल डिटेल्स चेक कर सकता है अपने पेटेंट्स के बारे में। देन उसके बाद डेट्स क्या है, पीरियड्स क्या है, देन लैप्स पेटेंट्स। देन उसके बाद अनएक्सपेक्टेड पीरियड्स शुड बी केयरफुली चेकिंग, वो प्रॉपर चेक करे कि लैप्स पेटेंट्स, लैप्स पेटेंट शुड बी रिटर्न ऑफ ऑडिटर, लैप्स पेटेंट तो वो ऑडिटर से होनी चार्ज नहीं चाहिए। देन द ऑडिशनल फीस पे टू परचेज ऑफ द पेटेंट शुड बी कैपिटलाइज, और जो प्रॉपर आपने परचेज करे वो कैपिटलाइज होनी चाहिए, डिटेल्ड पेटेंट्स होने चाहिए। देन वैल्यूएशन की बात करते हैं, पेटेंट्स मस्ट बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। जो पेटेंट्स होते हैं वैल्यू होते हैं कॉस्ट में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो पेटेंट्स की वैल्यूएशन निकल जाएगी। देयर में भी थ्री कॉजेस हो सकते हैं, लैप्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस या फिर द पोटेंशियल आर्टिकल अलोंग आउट वो द फैशन, कि वो फैशन से निकल गया। सो द पेटेंट शुड बी रिटर्न ऑफ एज अ पीरियड ऑफ 16 ईयर। जो पेटेंट्स होते हैं वो राइट ऑफ करते जाता है एज अ पीरियड ऑफ 16 ईयर्स विच आर राइट द ऑटोमेटिकली लेस द एक्सटेंडेड। द पेटेंट्स हैव to obtain the name of some employees, जो 16 साल के बाद वो खुद ही राइट ऑफ हो जाते हैं। देन उसके बाद कॉपीराइट पढ़ते हैं डायरेक्टली। सो copyright, a copyright is the exclusive right to reproduce some kind of work। देखो जो कॉपीराइट होता है वो प्रॉपरली एक्सक्लूसिव राइट देते हैं कि आपने क्या प्रोड्यूस करा है, क्या आप रिप्रोड्यूस करा है। इट इज़ अ लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड, एक लीगल प्रोटेक्शन देता है ऑथर को कोई भी पब्लिकेशन के लिए, उसके काम के लिए। तो बाद वेरिफिकेशन, अगर वेरिफिकेशन कर द प्रोसीजर ऑफ कि मोर कितनी है कितनी नहीं है पेटेंट राइट वगैरह, कॉपी राइट्स देखते हैं कि ऑडिटर के पास कितना एक्सपेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, एग्रीमेंट को चेक करते हैं बिटवीन द ऑडिटर एंड पब्लिशर कौन है उसका। तो उसके बाद एग्जाम्पल कल्याणी पब्लिशर द ऑडिटर शुड कॉल शेड्यूल देयर ऑफ, देन जैसे कि अपनी बुक का एग्जाम्पल दे देना है। बस बस वैल्यूएशन चेक करते, जनरली द वैल्यू ऑफ कॉपीराइट निकालते, नॉट स्टेबल नहीं है क्योंकि कॉपीराइट अपनी वैल्यू घुमा सकता है बाय द पासेज ऑफ टाइम। देन इन द सेल ऑफ द पब्लिकेशन इज़ वेरी लो, अगर सेल करते हैं तो लो होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। देन रिटर्न ऑफ अपने आप ही हो जाती है। देन टाइम टू टाइम। देन उसके बाद ट्रेडमार्क, के ट्रेडमार्क क्या होते हैं। सो a trademark is a distinctive mark attached to the goods offer for sale in the market, so it distinguishes from the sale similar goods to identify with a particular trader। कि देखो ट्रेडमार्क होता है कि आप अपना कोई मार्क लगा दो वहाँ पे कि हाँ ये आप ही की ब्रांड की चीज़ है। देन उसके बाद वेरिफिकेशन के जो ट्रेडमार्क होते हैं वेरीफाई कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, हम डीड को एंडोर्स कर सकते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क चेक कर सकते हैं। जो ट्रेडमार्क होते हैं लाइक कॉपीराइट से भी कॉपीराइट की ही तरह होता है, जैसे रजिस्टर फीस पेमेंट्स में इन सब कुछ दिखा के कर सकता है। देन द रिन्यूअल पेमेंट रिसिप्ट्स में भी ऑल्सो वाच, जो रिन्यूअल पेमेंट्स होते हैं वही वाच करी जा सकती है। जो ऑडिटर होता है प्रॉपर नोट ऐसे चेक करता है। देन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन सबको चेक करते हैं। देन एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द एक्विजिशन ट्रेडमार्क शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितना भी एक्सपेंडिचर होता है एक्विजिशन में ट्रेडमार्क की हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह से ले लेते हैं। एंड द वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन
मेथड इज द मोस्ट सुटेबल मेथड है। इट्स इन ट्रेडमार्क जो प्रॉपर है, प्रॉपर वैल्यूड होते हैं बैलेंस शीट में। देन उसके बाद फिक्स एसेट, सो लैंड एंड बिल्डिंग। सो ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हैज़ ऑनलाइन, जितने भी सारे बिजनेस है, इंडस्ट्रीज, उनकी खुद की लैंड होती है, खुद की बिल्डिंग होती है, कॉमन प्रीमिसेस होते हैं। इन सबके वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर शुड डिस्टिंग्विश वो डिफरेंस करता है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी कौन सी है। सो सबसे पहले देखते हैं फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। सो वेरिफिकेशन, द ऑडिटर एग्जामिन करते हैं कि टाइटल डीड किसके पास है, किसके नाम पे है जो टाइटल है, कौन लैंड को कवर कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे, कोई एडिशन सेल्स तो नहीं है इसकी। देन इन केस ऑफ सेल, अगर सेल हो गया तो ऑडिटर है प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस चेक करता है कि उससे हमें कितना मिला है। देन उसके बाद मोर्टेज प्रॉपर्टी। सो मोर्टेज प्रॉपर्टी क्या होता है? सो इफ द मोर्टेज प्रॉपर्टी इफ द प्रॉपर्टी इज मोर्टेज, अगर जो प्रॉपर्टी है मोर्टेज हो गए, जो ऑडिटर प्रॉपर सर्टिफिकेट चेक करता है मोर्टेज का कितना है कितना नहीं है, पोजीशन किसके पास है, वो प्रॉपर देखता है, इंक्वायरी करता है कितना कितना नहीं है। देन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो जो ऑडिटर होता है कैन नॉट रीजनेबल ही हेल्ड लायबल फॉर सीइंग दैट, वो सिर्फ इसलिए नहीं चेक करता कि वो देख ले टाइटल किसके पास है किसके पास नहीं, वो प्रॉपर और भी काइंड से चीज़ें करता है। रिस्पॉन्सिबल ऑफ टाइटल की, टाइटल उसके पास है कि नहीं है, जो नेसेसरी होता है कि ऑडिटर को प्रॉपर सर्टिफिकेट दे, उसको एक लीगल एडवाइज़र कंफर्म करे वैलिडिटी कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी नहीं है। देन वैल्यूएशन ऑफ फ्री होल्ड लैंड। सो फ्री होल्ड लैंड बीइंग अ नॉन डिप्रिशिएटेड एसेट, ये एक नॉन डिप्रेसिबल एसेट्स है। लैंड एक फ्री होल्ड लैंड मतलब एक नॉन डिप्रेसिबल एसेट्स है। देन उसके बाद इट इज़ जनरली शोन एट द कॉस्ट, ये कॉस्ट पे दिखाया जाता है, परचेज प्राइस कितना है, ब्रोकर कमीशन, रजिस्ट्रेशन फीस, लीगल एक्सेट्रा, इन सब पे। अगर पेमेंट इफ है पेमेंट म्यूनसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन इंप्रूवमेंट फॉर द लेइंग ऑफ वाटर मेन सीवर्स रोड्स एक्सेट्रा, डेवलपमेंट चार्जेस जो होते रहते हैं वो कॉस्ट में इंक्लूड होते रहते हैं, मार्केट वैल्यू भी इंक्लूड होती रहती है। देन उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। सो बिल्डिंग शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, जो बिल्डिंग होती है उसको वैल्यू कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन में से कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तुम्हारी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग निकल जाती है, एट अ रीजनेबल रेट पे निकल जाती है। सो डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड होती है बिल्डिंग्स पे। देन डेप्रिसिएशन होती है हमेशा डिफरेंट मेथड से निकाली जाती है। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन में भी डिस्प्यूट, देन एक्चुअल द मार्केट और रियलाइज वैल्यू कितनी है उन सब के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। देन उसके बाद वैल्यूएशन करते हैं बैलेंस शीट में बिल्डिंग का। सो फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो सो if the building is under construction, the auditor should verify its debit balance, वो उसका डेबिट बैलेंस चेक करे, आर्किटेक्चर्स का सर्टिफिकेट चेक करे, कॉन्ट्रैक्टर्स की रिसिप्ट चेक करे। देन उसके बाद इफ द क्लाइंट स्टाफ हैज़ ऑल्सो इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन, अगर क्लाइंट का स्टाफ भी इन कंस्ट्रक्शन में इंगेज है तो उनको भी रीजनेबल बेसिस एलोकेशन ऑफ वेजेस, सुपरवाइजर चार्जेस, ये सब चीज़ें चेक कर। देन लीज होल्ड प्रॉपर्टी। सो when the land or building is acquired by a business concern for a fixed duration on lease, अगर वो किसी फिक्स ड्यूरेशन के लिए ले लेता है लीज पर किसी की प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी देखते हैं कि लीज होल्ड पे है तो ऑडिटर है वो सेपरेट अकाउंट बनाता है फ्री होल्ड का एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ का। उसके बाद वेरिफिकेशन, ऑडिटर शुड वेरीफाई, वो प्रॉपर वेरीफाई करेगा स्टेप की प्रॉपर लीजल प्रॉपर्टी कैसी है, वो इंस्पेक्ट करेगा लीज एग्रीमेंट क्या है, वैल्यू ड्यूरेशन क्या है, जो ऑडिटर है कितना लीज एग्रीमेंट पर रजिस्टर है, रजिस्टर सर्टिफिकेट कितना देता है कितना नहीं है। देन लीगल एडवाइज़र से मिलता है, जो ऑडिटर प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन चेक करता है लीज प्रॉपर्टीज़ की कैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ देयर में कंडीशन देन लीज टर्मिनेट ऑन द अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट, जैसे कि लिखा है कि जो लीज है वो टर्मिनेट हो जाएगा अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो इन सच केसेस में जो ऑडिटर है प्रॉपर फुल इंक्वायरीज चेक करता है कि कब तक से कब तक है, एग्जाम में लास्ट रिसिप्ट क्या है, प्रॉपरली कितनी है कितना नहीं है, ये सब चीज़ें जो ऑडिटर है जो चेक करता है। देन वैल्यूएशन की बात करें, जो लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग है वैल्यू करते हैं कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन से निकाल के, देन सफिशिएंट होती है कि नहीं होती है। देन उसके बाद plant and machinery. So verification, auditor should commence the process of verification by obtaining a schedule of the plant and machinery certified by reasonable officers
what the concern. So जो ऑडिटर और प्रॉपर कॉमर्स का ऑडिटर शुड देखता है कि प्रॉपर वेरीफाई करता है कि शेड्यूल में कितना मशीनरी कितनी सर्टिफाइड है कितनी नहीं। जो वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल, उस स्केड्यूल्स की हेल्प की वजह से वो वैल्यूएशन कर देता, वेरिफिकेशन कर देता है अच्छे से। देन इन बिग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में देखें तो कौन कौन से रिकॉर्ड्स होती हैं, जैसे कि नेम ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन क्या है, नंबर कोड ऑफ अलॉटेड मशीनरी क्या है, नेम ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ प्लान, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, परचेज प्राइस, कॉस्ट, इलस्ट्रेशन, इंस्टॉलेशन, अदर इंफॉर्मेशन। देन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीनरी क्या है, रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन, मेथड्स, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितनी है, ये सब चीज़ें। सो द auditor should the auditor should verify the assets, वो assets को check करता है by the comparing the schedules of plant register. So the machinery purchased ड्यूरिंग द एबोशन वाउच, वो प्रॉपर उसको इनवॉइस वगैरह से चेक करता है, यही सब चीज़ें। इन केस ऑफ सम अगर क्लाइंट इंस्टॉल्ड हुए हैं अब्रॉड में, जो ऑडिटर है प्रॉपर रिक्वायर देखता है, इंजीनियरिंग कंसर्न देखता है, सर्टिफिकेट देखता है रिपोर्टिंग का, ये सब चीज़ें। तो उसके बाद मशीनरी परचेज अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट, अगर उन्होंने मशीनरी परचेज करी है अंडर दी हायर परचेज एग्रीमेंट, सो उसकी क्या है। सो वेदर जो क्लाइंट है वो रिक्वायर हायर परचेज एग्रीमेंट में करा हुआ, जो एग्जामिन जो ऑडिटर प्रॉपरली एग्जामिन करता है एग्रीमेंट क्या बोलता है, देन पेमेंट कितनी अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट्स में कितना पैसा जाएगा, देन हायर परचेज यूजुअली इंक्लूड्स द इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है, नेट कैश में कितना परचेज करा है उस पर इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, रिवेन्यू अकाउंट क्या है, देन डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होने वाली है, इन सब चीज़ों को वो प्रॉपरली चेक करता है। देन वेरिफिकेशन विद रिगार्ड टू इम्पोर्ट मशीनरी, अगर हमने इम्पोर्ट कराई है मशीनरी, सो इन वेरीफाइंग द इम्पोर्टेड मशीनरी द ऑडिटर लुक इन द फॉलोइंग कि वो कौन कौन से फॉलोइंग कॉजेज देखता है। सो द फर्स्ट इज एग्रीमेंट विद द फॉरेन सप्लायर की एग्रीमेंट क्या है, नोट, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि मशीनरी कब सप्लाई होगी, द इम्पोर्ट लाइसेंस किस पास है कि नहीं है, वेरीफाई करना चाहिए। देन कॉपी ऑफ द इनवॉइस, डॉक्यूमेंट्स, रेटिंग, कस्टम ड्यूटीज़, जितनी भी कस्टम ड्यूटी आपने क्लियर करके यहाँ तक आए हो वो प्रॉपर चेक करते हैं। तो उसके बाद पेंशंस, परमिशन ऑफ द आरबीआई पर, आरबीआई की परमिशन कितनी है, ऑथराइज की, रेमिटेंस कितना हो रहा है। देन वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फॉर वैल्यूइंग द प्लांट एंड मशीनरी द ऑडिटर प्रिपेयर द लिस्ट, वो प्रॉपर वैल्यू करने के लिए वो प्रॉपर लिस्ट बनाता है, देन चेक करता है। देन ऑडिटर जो ऑडिटर होता है प्रॉपर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट देता है, बैलेंस शीट में कितना है, देन उसके बाद डिप्रिसिएशन करने के बाद कितना मिलता है, देन ऑल मशीनरी कितनी, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट एट विच द डिप्रिसिएशन शुड बी चार्ज इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड द नॉट द ऑडिटर, कि डिटरमाइन करने के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है वो ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है, दैट इज़ फॉर ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट। सो पर द ऑडिटर है वो रिक्वायर होता है कि वो उसकी ज़रूरत होती है कि वो प्रॉपर्ली चेक करे कि डेप्रिसिएशन सही निकले कि नहीं निकले, डेप्रिसिएशन निकलने के बाद वैल्यू कितनी है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है। However, the calculation of the estimated working life of the machine is not easy job, ये easy job नहीं है कि उसकी estimated working life निकाले, but it requires टेक्निकल नॉलेज, यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज लगती है, एक्सपर्टीज़ लगता है पीरियड का, ये सब चीज़ें लगती है। देन उसके बाद मार्केट और realizable value of the plant and machinery which is subject to fluctuation is generally considered for the purpose of valuation। जो मार्केट और रिलाइजेबल वैल्यू होती है मशीनरी की वो चेक करते हैं जब हमें वैल्यूशन निकालनी पड़ती है। बट नाउ डेज ये बहुत ज़्यादा इम्फेसिस हो गया कि सब चीज़ें चेक करनी चाहिए, स्पेशली इन्फ्लेशन के टाइम पे, कि हर चीज़ें चेक हो। तो उसके बाद इन द कंसर्न ऑफ कनेक्शन ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर द नॉर्म्स एंड डेप्रिसिएशन, प्रॉपर नॉर्म्स एंड डेप्रिसिएशन चेक करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं वेरिफिकेशन क्या है। सो दिस में भी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ इनवॉइसेस, वो प्रॉपर वेरीफाई कहाँ से करता है, विद द हेल्प ऑफ इनवॉइसेस, कि इनवॉइसेस क्या कहते हैं कि सप्लायर्स ने कितना इनवॉइस दिया है। देन उसके बाद पर्सनल में नोट हाउ इज पॉसिबल। देन नॉर्मली द फर्नीचर स्टॉक रजिस्टर इज मेंटेन बाय द बिजनेस, कि जो रजिस्टर होता है फर्नीचर स्टॉक का रजिस्टर होता है वो बिजनेस ही मेंटेन करके रखता है। तो जो ऑडिटर होता है वो सिर्फ डेट एंड बैलेंस शीट चेक करता है, फर्नीचर स्टॉक चेक करता है, रजिस्टर कितना है, बैलेंस कितना शो हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, और जितना भी एक्सपेंडिचर है
इन सब एसेट्स को करने में वो सब कुछ कैपिटलाइज होना चाहिए। देन फ्रेट एंड कैरेज होता है जो इन सबको लाने के लिए करता है, वो फर्नीचर में चार्ज होने चाहिए। देन जो अकाउंट है वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र करे पीएनएल में, ये सब सारी कंडीशंस। उसके बाद वैल्यूएशन पढ़ते हैं। सो वैल्यूएशन, द एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन। जितनी वैल्यूएशन निकालने के लिए हम कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन करते हैं तो हमारी एक रीजनेबल रेट आ जाता है। सो जो ऑडिटर होता है प्रॉपर इंक्वायरी करता है मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कौन सा मेथड उन्होंने यूज़ करा है, एसेट्स कितना है, तो जो फर्नीचर कैंटीन में जितना लगा है, होटल सिनेमा इन सब चीज़ों में कैसे लगा है, यहाँ पर भी सब कुछ डेप्रिसिएशन लगता है। देन उसके बाद द एडवोकेसी ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स फिर मस्ट बी प्रॉपरली लुक्ड इन बाय ऑडिटर कि कौन कौन सी चीज़ें एडवोकेसी कौन कौन सी चेक करता है। तो फर्स्ट इज विद रिगार्ड ऑफ द क्वेश्चन डेप्रिसिएशन फॉर फर्नीचर फिक्सचर स्टेज ऑफिस द डेप्रिसिएशन स्पीस एंड पेगलिस विद नोटिंग कि कितना है। So, in view of the varied nature of the firm item coming with a general heading of the furniture, fittings, equipment, auditor, particular attention, वो proper attention देता है each and every को, then the आपकी कौन सा depreciation लगेगा. So it is also noted that the depreciation should be provided every year and entire asset must be written off by expiry of the lifetime. कि देखो जितना भी depreciation लगता है वो हर साल चार्ज होता है. So मोटर व्हीकल, सो मोटर व्हीकल अकाउंट इज अ सेपरेट मेंटेन। जो मोटर व्हीकल के अकाउंट है सेपरेट मेंटेन करा जाता है कि नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा है तो सेपरेट रजिस्टर बनाया जाता है। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन, तो ऑडिटर वो होता है मे कॉल फॉर अ शेड्यूल फॉर अ मोटर व्हीकल, कंपेयर कर सकता है मोटर व्हीकल रजिस्टर से जितना भी है उसको एग्जामिन करता है बुक और रजिस्टर में कितना, जनरल रजिस्टर नंबर कितना है, डिस्क्रिप्शन क्या है बुक का। देन मोटर व्हीकल से अगर व्हीकल रजिस्टर्ड है नेम ऑफ पर्सन पे, देन क्लाइंट पे जो ऑडिटर होता है प्रॉपर इंस्पेक्ट करता है, देन लेटर ऑफ कंफर्मिंग भी देता है। तो उसके बाद असर्टेन दैट देयर इज नो चार्ज ऑन व्हीकल, व्हीकल पे कोई चार्ज ना हो। देन उसके बाद प्रॉपरली के थर्ड पार्टी क्या इंश्योरेंस वगैरह है ये सब चीज़ें। देन उसके बाद वैल्यूएशन, सो वैल्यूएशन मोटर व्हीकल्स थ्रू अदरवाइज मूवेबल आर रिगार्डेड एज फिक्स एसेट्स। जो भी मोटर व्हीकल्स होते हैं देन मूवेबल होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं बिकॉज ये स्मूथ रनिंग के लिए होते हैं बिजनेस के। देन देयर इज़ नो वैल्यूड, और इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन करके। सो जो ऑडिट होता है प्रॉपर वैल्यू चेक करता है डेप्रिसिएशन कितनी है, जो प्रॉपर इंश्योर करता है कि कितनी स्पीड है, क्या है, प्रॉपर वेल मेंटेन रजिस्टर है कि नहीं है। देन उसके बाद फ्लोटिंग एसेट्स, ऐसे करंट एसेट्स की फ्लोटिंग ऐसे लाइक करंट एसेट्स क्या है। सो फर्स्ट इज कैश इन हैंड। सो करंट एसेट जो कि लेस देन 1 ईयर के उसमें हो जाते हैं यूज, देन इनको फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। सो कैश इन हैंड, सो वेरिफिकेशन, the auditor should verify the cash in hand by actual containing its date of balance sheet। जो ऑडिटर होता है प्रॉपर वेरीफाई करता है कि कैश इन हैंड कितना है, एंड द बैलेंस शीट में जो फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है वेरिफिकेशन कैश इन हैंड का टाइम टू टाइम चेक होता रहता है। देन उसमें वेरीफाई होता है प्रॉपर कि कितना है कितना नहीं है, क्लोज बैलेंस पे कितना था। द ऑडिटर शुड इंसाइड द अपीयर प्रेजेंस ऑफ कैशियर द विटनेस ऑफ काउंटिंग। ये वो प्रॉपर कैशियर से बात करता है क्योंकि वो काउंटिंग मतलब वो प्रेजेंस होता है जब वहाँ पे काउंटिंग हो रही होती है। सो इट इज़ अ करंट नेसेसिटी। तो ऑडिटर के लिए ईज होता है कि वो ब्लेम नहीं कर सकता अगर शॉर्टेज ऑफ कॉस्ट आ जाता है तो। सो पोस्टेज एंड दिस स्टैम्प आर ऑफन ग्राउंडेड विद द कैश इन बैलेंस शीट। जो पोस्ट कभी कभी पोस्टेज एंड स्टैम्प्स भी होते हैं जो कि बैलेंस शीट में होते हैं व्हेन अ पार्ट ऑफ द कैश मेंटेन अदर इन अ country breach of the factory is not, so they are conveniently accessible. The auditor verification, the client is may be advised to deposit the entire amount cash at bank in the last stage। तो ये एक ज़रूरी होता है कि जितने भी हमारा अमाउंट है। देन उसके बाद the observation of default, the principles of auditing, page number 85 p85 is worth noting that a very good plan is to be arranged that all cash balances at the close of financial period shall be paid into the bank upon the last date of such period, checks being drawn upon the following day to reopen the cash accounts. In this way, the balance is automatically contained and account for bank
ऑडिटर इज सच सेफ दैट कि ना जितने भी आपके पास कोई चेक्स है वो कैश इन हैंड है वो बैंक में डिपॉजिट कर दो, और ऐसे समझ मैंने सब कुछ ऐसे सजेशंस दिए हैं. सो by the next page for this. So in case of the auditor, if the auditor find IOU slips that for temporary advance, जो कि temporary advance में होता है employees में, then he should verify कि उनको अच्छे से carefully verify करे, then उसको details में check करे, उनको genuinely genuineness and the genuineness check करे, then उसके बाद एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ द कैश इन हैंड हैज़ बीन कंसिडर कि जो एक्चुअल वेरिफिकेशन है वो भी ऑडिटर्स की ड्यूटी का ही पार्ट होता है. देन उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल होता है अगर वो वेरीफाई भी नहीं करता है तो. देन उसके बाद एक केस है हमारे पास. then in this case we found that the auditor has committed a breach कि एक केस में है कि जिसमें जो ऑडिटर है वो ब्रीच कर देते हैं, committed a breach in duty of not verifying, क्योंकि वो पेटी कैश बुक बैलेंसेस नहीं करते हैं. तो व्यू ऑफ काउंसिल इंस्टीट्यूशन चार्टर्ड अकाउंट्स हैज़ इन दिस रिगार्ड्स आर कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो क्या बोलता है, जो काउंसिल फील्स दैट ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट की अकाउंटेड इज नॉट एक्चुअल बैलेंसेस हैंड टू द डेट एंड द बैलेंस शीट इज नॉट करेक्ट ऑक्यूपेशन, जो बैलेंस शीट है वो भी अच्छे से करी नहीं है, इसलिए वो वेरिफिकेशन चेक है. जो ऑडिटर है एक्चुअली उसको कैश इन हैंड चेक करना चाहिए. सो इन दिस केस यूजुअली जो हैवी कैश बैलेंस होता है एंड ऑफ देयर जो एडिटेड जो ऑडिटर होता है मस्ट ड्रॉ उस पर अटेंशन डालनी चाहिए, उसमें कोई देखना चाहिए कि वो सब कुछ अच्छे से सेफ गार्डी के साथ है कि नहीं है. देन उसके बाद in the views of research committee of the institution chartered account of India has large balances as follow कि उनके large cash balances क्या बोलते हैं. It is suggested that if during course of an audit it comes the attention of auditor that the company is subjected consistency कि वो consistency के साथ काम करे, duly कैश देखे, देन उसके बाद वो सरप्राइज हो वेरिफिकेशन करे हर चीज़ का, बैलेंस शीट का, जितनी भी बुक्स में देते हैं जो कैश इन हैंड है इट्स नॉट द एग्रीमेंट नहीं है बुक का, इसको अच्छे से चेक करें. देन उसके बाद एज फार द कैश इन ट्रांजिट इज कंसर्न द ऑडिटर शुड वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, जो प्रॉपर और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देखे जैसे कैश एट बैंक. सो in verifying the bank balance, the auditor should take the following steps. बैंक बैलेंस को चेक करने के लिए उसे कौन कौन से चीज़ें देखनी चाहिए. कंपैरिजन करना चाहिए बैलेंसेस का जो हमारी कैश बुक में एंड पासबुक में, जो ऑडिटर प्रॉपर कंपेयर करे पासबुक एंड कैश बुक को. तो उस पर प्रिपेयर करे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू असरटेन की प्रॉपर पोजीशन क्या है चेक्स की एंड कितने प्रेजेंटेड है कितने प्रेजेंटेड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेन टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स हैं निकालने के लिए उन सबको रिकनसाइल करे बैंक स्टेटमेंट को. उसके बाद ऑब्टेन लेटर ऑफ कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक, फिर उसके बाद बैंक से कंफर्मेशन लेटर आना चाहिए. इट इज़ पॉसिबल टू दैट फिक्शियस पासबुक may be presented by the to the auditor कि जो ऑडिटर के पास एक fictitious पासबुक जानी चाहिए इन द सस्पेंशन ऑफ सिचुएशन की जैसे सिचुएशन हो उसी के रिगार्डिंग. then separate certificate for different accounts should be obtained. the auditor should obtain the separate certificate, जो ऑडिटर है उसको वो सेपरेट सर्टिफिकेट मिले फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के एंड करेंट सिस्टम के सेविंग बैंक के अकाउंट्स के एक्सेट्रा के. then in case of there is account in more than one bank, the auditor should verify them individually. अगर किसी इंसान के एक बैंक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट्स है तो उसको अच्छे से वेरीफाई करे. then bills receivable. so bills receivable denotes a broad category of formal documentation in evidence including promissory notes and acceptance receivables. सो जो बिल्स रिसीवेबल्स है बहुत ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी जिसमें फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन आता है इंडेप्टनेस के, और इसमें प्रोमिसरी नोट्स एंड एक्सेप्टेबल रिसीवेबल्स भी आ जाते हैं. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन की वेरिफिकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है. सो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, एक्यूरेसी चेक करना, वैलिडिटी चेक करना, कलेक्टिबिलिटी चेक करना, डिस्क्लोजर के लिए करते हैं. द फॉलोइंग स्टेप देखते हैं कि जब बिल्स रिसीवेबल वेरीफाई करते हैं तो कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए. सो ऑडिटर होता है उसको एग्जामिन करने चाहिए BR बुक्स, दैन उसको शेड्यूल बनाना चाहिए बिल्स रिसीवेबल का जितने मैच्योर हुए हैं जितने मैच्योर नहीं हुए हैं. समटाइम्स जो बिल्स होते हैं कभी कोई मैच्योर होते हैं ऑनर्ड हो जाते हैं दैन बैलेंस शीट में प्रोवाइड दिखाते नहीं है क्योंकि ऑडिटिंग तो बाद में हो रही होती है.
सो इन दिस केस जो ऑडिटर होता है प्रॉपरली कैश रिसीट देखे कैश बुक में कितना है, द बिल्स डिस्काउंटेड हो जाते हैं after the date of balance sheet before due date of audit. जो कैश रिसीव होता है वो प्रॉपरली वैल्यूड होना चाहिए. देन उसके बाद फॉर द बिल्स डिस्काउंटेड जो कि डिस्काउंटेड हो चुके हैं, एनरोस हो चुके हैं, जो आउटस्टैंडिंग है एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग, जो ऑडिटर होता है उसको देके एक नोट तैयार करे कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ का, जो कि फुट ऑफ बैलेंस शीट में मेंशन कर देते हैं. उसके बाद इस बिल्स हैव बीन डिपॉजिट इन द बिग्स आइदर फॉर द सेफ्टी कस्टडी फॉर सिक्योरिटी लोन. अगर बिल्स हमारे डिपॉजिट है बैंक में फॉर द सेफ्टी पर्पज एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ लोन, देन उनको वेरीफाई करे, सर्टिफिकेट चेक करे. देन जो बिल्स होते हैं डिसऑनर्ड हो चुके होते हैं, देन द डेट ऑफ बैलेंस शीट. देन उसके बाद जो बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं उन बट शुड बी इंक्लूडेड सन्ड्री डेटर्स में इंक्लूड होते हैं, उनको भी एडजस्ट करें. देन जो बिल्स है retried before date of balance sheet and the proceeds thereof should be checked before reference of cash book, जो कि कैश बुक में से चेक होने चाहिए. देन उसके बाद ये लास्ट ही पॉइंट है, ये आप पढ़ लेना. हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं सीधा. देन उसके बाद सन्ड्री डेटर्स. सो books debts. So according to Companies Act 2013, book debts of the company should be the as under कि कौन कौन से किन किन चीज़ों के अंदर आती है. तो डेप्ट कंसाइनमेंट गुड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी इज फुली सिक्योर. जब एक कंपनी फुली सिक्योर्ड होती है, जो डेट्स कंसाइन होते हैं गुड फॉर द कंपनी, होल्ड्स आर नो सिक्योर्ड अदर देन डेटर्स ऑफ पर्सनल एसेट्स, अदर देन डेटर्स नहीं होता है. सो डेट्स कंसाइडर डाउटफुल डेट और बैड डेट्स की, जो डेट्स हमारी डाउटफुल डेट या फिर बैड कंडक्ट में हो गई हैं वो सब चीज़ें. It further requires that bad debts due to directors of the officers company either several jointly of the other person should be separately, उनको separately चेक करें. जो डेट्स होती हैं ड्यू टू अदर कंपनीज जो करती हैं वो प्रॉपर डिस्क्लोज होनी चाहिए. देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ बुक डेट्स. सो जो वेरिफिकेशन होती है बुक डेट्स की वो कैसे होती है. सो टू इस्टेब्लिश एक्यूरेसी चेक करने के लिए, वैलिडिटी चेक करने के लिए, कलेक्टिबिलिटी चेक करने के लिए, एंड इट्स फेयर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद नेग्लिजेंस ऑफ प्रोविजन. जितने लीगल प्रोविजन उन सबके स्टेटमेंट को चेक करना. तो फर्स्ट इज एक्यूरेसी चेक करने के लिए. सो ऑडिटर शुड obtain a schedules ऑफ डेटर्स का शेड्यूल चेक करे, सर्टिफाइड करे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को. देन एक्यूरेसी चेक करे कितनी है, सर्टिफाइड कॉपी बनाए देन डेटर्स की एंड उनको लेजर में पोस्ट कर देते हैं. उसके बाद वैलिडिटी. दिस कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय कंफर्मेशन ऑफ बुक डेट्स फ्रॉम डेटर्स. एंड कंफर्मेशन रिक्वायर कम्युनिकेशन करे डेटर के साथ. देन केयरफुल डिटरमाइन करे मेथड, टाइम, रिसर्च, इन सबको देखे. देन उसके बाद डिग्री ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, मटेरियल ऑफ अकाउंट्स कितने हैं. देन उसके बाद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट रिकमेंडेड की जो डाटा का इन्फॉर्मेशन है फॉलोइंग लाइन्स के साथ होना चाहिए. कंफर्मेशन लेटर हो हमारे पास ऑडिटर से, अरेंजमेंट हो प्रॉपर. तो उसके बाद कंफर्मेशन प्रोसीजर शुड बी कैरिड आउट विद रीजनेबल पीरियड के साथ कंफर्मेशन हो. नंबर ऑफ डेटर्स स्मॉल होना चाहिए. देन उसके बाद अगर कोई न्यूमेरस है तो उनको टेस्ट बेसिस करे, लिस्ट ऑफ डेटर बना के रखे, कंफर्म करे, कॉपी होनी चाहिए इन सब चीज़ों की. देन उसके बाद बाय द नेक्स्ट पेज यहाँ पे भी कुछ है. द क्लाइंट प्रॉपर स्टैम्प होने चाहिए. देन इनवेलप्स रिक्वेस्ट कंफर्मेशन के लिए जाना चाहिए. जो क्लाइंट का स्टाफ होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए. रिप्लेस रिसीव फ्रॉम शेयर थ्रू द केसेस विच आंसर्स डू नॉट एग्री, क्लाइंट शुड बी आस्क्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन. जिनके नहीं आए उनसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. then उसके बाद see that is collectability. So the objective of established to be satisfy the advocacy of the reserve for potential for debts. जो reserve हो potential debts का, then it will noted होना चाहिए कि satisfactory confirmation होनी चाहिए debts की accountability की. then जो doubtful debts होते चाहिए वो भी decided होनी चाहिए by the management, examine होनी चाहिए उनकी पूरी advocacy proper. then उसके बाद D that is disclosure in financial statement. So book डेट्स आर टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो बुक डेट्स होते हैं इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं एज एस्टिमेटेड वैल्यू जितनी भी होती है फ्रॉम द टोटल डेट्स एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के साथ. इन केस ऑफ हायर परचेज डेट, अगर हमारा हायर परचेज डेट है तो
दी ऑडिटर जो होता है प्रॉपर इंस्टॉलमेंट देखता है कि कितनी है कि कितनी नहीं है, कितनी इन्होंने बाय द कस्टमर शुड नॉट बी ट्रीटेड, इनको बुक डेट्स नहीं देखते बिकॉज जो कस्टमर होते हैं उनके पास राइट टू रिटर्न गुड्स होता है. सो इधर डेट ऑफ पेमेंट इंस्टॉलमेंट हैज़ एक्सपायर, अगर इंस्टॉलमेंट की डेट एक्सपायर हो गई है तो जो अमाउंट होती है हम उसको बैड करेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बैड डेट्स में लिख देते हैं. सो द ऑडिटर शुड केयरफुली सी द बुक डेट्स. तो प्रॉपरली बुक डेट बैलेंस इसको मेजर करें, चेक करें, सेल्स रिटर्न देखें कुछ है कि नहीं है. तो उसके बाद ट्रेड, स्टॉक एंड ट्रेड मतलब इन्वेंट्रीज, मतलब स्टॉक एंड ट्रेड मतलब इन्वेंट्रीज मतलब जो हमारा बच जाता है या फिर इन्वेंट्रीज हमारे पास रॉ मटेरियल रखा है, दैट्स कॉल्ड इन्वेंट्रीज. So the correct recording and auditing of stock and trade or inventories are a prominent and important. Stock and trade are the life of blood of a business. जो हमारा stock and trade होता है पूरा लाइफ ब्लड होता है. सो इट कंप्राइज अ वेराइटी ऑफ आइटम्स. इसमें क्या क्या होता है, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स कितने होते हैं, लूज टूल्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्राम्स, फिनिश्ड गुड्स, स्क्रैप गुड्स, बाय प्रोडक्ट. सो जो स्टॉक एंड ट्रेड होता है, इन स्टॉक इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड, अगर इनका करेक्टली रिकॉर्ड होगा, वेरीफाइड रेगुलेटेड नहीं होगा, सो जो प्रॉफिट्स और लॉस होंगे वो भी इनकरेक्ट आएंगे, जिससे बैलेंस शीट होगी वे बिगड़ जाएगी, जो नेटवर्थ होगी हमारी वो गलत आएगी. सो जो हमारे जो अगर स्टॉक एंड ट्रेड हमारे ओवर रेटेड होंगे तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड आएगी, जो एक्सपेंसेस प्रॉफिट इन्फ्लेटेड आएगा. अगर ये अंडर स्टेट होगा तो सीक्रेट रिजर्व बने जाएंगे. तो उसके बाद वहाँ पे शेयर वैल्यू आ जाएगी, जिस वजह से जो प्रॉफिट होगा वो थोड़ा डिक्लेयर आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है, देन द प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे 6 रीज़न होते हैं स्पेशल सिग्निफिकेंस के, जो कि वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड में आने चाहिए. तो फर्स्ट इज इन्वेंट्रीज यूजुअली कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट करंट एसेट ऑफ द एंटरप्राइज. इसमें लार्जेस्ट करंट एसेट्स होते हैं एंटरप्राइजेस के. तो न्यूमरस ऑल्टरनेटिव होते हैं इनको वैल्यूड करने के, सैंक्शन करने के. द डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूज डायरेक्टली इफेक्ट, ये सेल्स को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, इनकम ऑफ द ईयर को भी इफेक्ट करती है. जो इन्वेंट्रीज होती है मोर सक्सेप्टेबल एरर्स पाए जाते हैं. देन द रैपिडली चैलेंजिंग प्राइस ऑफ लेवल्स ऑफ रिसेंट ईयर, जो रैपिडली चेंजिंग होते हैं, टेंशन देनी चाहिए, इनकी कन्वेंशनली देखनी चाहिए. जो वेरिफिकेशन होती है इन्वेंट्रीज की क्वांटिटीज की, कंडीशन की, वैल्यूज़ की, सब इनहेरिटेंट होता है, ये होना चाहिए. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वेरिफिकेशन के, पहले ही पढ़ लेते हैं. ऑल्दो द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन फाइनेंशियल पीरियड इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर. जैसे कि आपको पता ही है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर. सो दैट आर एफिशिएंट. अगर कोई यहाँ पे एरर आता है तो वो नेक्स्ट ईयर में भी एरर ही आएगा. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंट अबाउट द एग्जिस्टेंट ऑफ स्टॉक कितना है और उसकी करेक्ट वैल्यू है कि नहीं. सो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इम्पॉसिबल. It is practically impossible for auditor physically verify every item of the stock in hand because various reasons. देखो हम एक, अगर मान लो हमने क्लोजिंग में हमारा ओपनिंग बैलेंस देख भी रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, कितना ही देख लेंगे, इतना ज़्यादा होता है. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कितने ज़्यादा होते हैं, लूज टूल्स होते हैं, स्क्रैप्स होती हैं एंड हमारे वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब है. इनको हम ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ऑडिटर के लिए चेक करना, फिजिकली वेरीफाई चेक करना, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज है. इसलिए जो ऑडिटर होता है वो टेस्ट चेक के बेसिस पे सब करता है. देन उसके बाद एक डेफिनेशन भी है कि जो दैट नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑडिटर, ये ऑडिटर की ड्यूटी भी नहीं है इन सबको चेक करना, इसलिए वो थोड़ी टेस्ट ब्रेक्स ले लेता है. देन उसके बाद ये डेफिनेशन है, ये भाई आप पढ़ लेना कि वो बाउंड नहीं होता डिटेक्ट करने के लिए इन सब चीज़ों को, और वो जस्टिफाइड भी नहीं होता है, बट वो प्रॉपरली स्टॉक के ट्रेड चेक करता है, कैलकुलेट ही करता है. सो फ्यू ईयर्स बैक अनदर डिसीजन वाज कि इन केस दैट इट वाज दैट नो ऑडिटर इज लायबल फॉर नॉट डिटेक्टिंग, कि वो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज तो नहीं कर सकता बैलेंस शीट में, बट वो डिटेक्ट कर सकता है, रीजनेबल स्किल के साथ निकाल सकता है. फ्रॉम द जजमेंट देयर 3 थिंग्स ऑफ फॉलो. अभी जितना मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला उससे 3 डेफिनेशंस निकलती है. टू वैल्यू स्टॉक इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, कि देखो मैं पढ़ लिया ऑलरेडी कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको चेक करना. देन ही कैन रियली रिपोर्ट, वो रिपोर्ट बना सकता है, सर्टिफिकेट दे सकता है बाय दिस रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स. फिर उसके बाद वो प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकता है, केयर एंड स्किल्स के साथ चेक कर सकता है. सो
दिस व्यू एक्सेप्टेबल, ये व्यू एक्सेप्टेबल है कि वो चेक कर सकता है कितना है कितना नहीं है। देन उसके बाद चेक कर सकता है। देन वेरिफिकेशन, सो द ऑडिटर शुड प्रोसीड, वो वेरीफाई कर सकता है स्टॉक का अच्छे ट्रेड में, रिव्यू करता है, फैमिलियर प्रोसीजर देख सकता है, अरेंजमेंट देख सकता है, मेंटेनेंस कैसे करिए वो कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है कितने एफिशिएंटली कंट्रोल है, उस पर कॉपी बना सकता है कितनी है कितनी नहीं है, स्टॉक रेट कितना है, देन सेफ गार्ड कितना है, कंपेयर कर सकता है, आप ओरिजिनल वर्कशीट बना सकता है, नोटिंग एनी मटेरियल बना सकता है, देन ही शुड टेस्ट ऑन टेस्ट कर सकता है, मटेरियल डिफरेंसी चेक कर सकता है कितनी नहीं है, वो टेस्ट चेक कर सकता है, इसमें एटलीस्ट 5% ऑफ फिजिकल एग्जामिन कर रहा हो वो। देन ही शुड एग्जामिन फाउंडेड, अगर वो गुड नहीं मिल रहे तो कहाँ से बिलोंग करती है, किससे बिलोंग करती है, कैसे करती है, वो सब देखे, गुड्स परचेज कितनी करी है कितनी नहीं परचेज करी है, वो सब चीज़ें चेक कर सकता है। देन मेथड्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग, के स्टॉक ट्रेडिंग के कौन कौन से स्टॉक टेकिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। जनरली स्टॉक टेकिंग पर्सनल आर डिवाइडेड टू ग्रुप्स, इनको टू ग्रुप्स में कर देते हैं। काउंटर, हु फिजिकली काउंट, जो कि फिजिकली काउंट करता है, वेट मेजर नहीं सबको काउंटर चेक करता है, गोडाउंस में जाता है, सब नंबर्स रिलेवेंट पर्टिकुलर्स क्लास ऑफ गुड्स सबको क्लर्क चेक स्टॉक शीट चेक करता है। देन होता है चेकर्स, चेकर्स होता है काउंटिंग पूरी है कि नहीं है, रिकॉर्ड करना वर्क में, स्टॉक शीट है वो कितनी किसके पास जा रही है, टू कलर के पास जा रही है, कैसे जा रही है, जो स्टॉक शीट होती है वो प्राइस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के पास जितने ज़्यादा है कि नेसेसरी जो जो कि हमारी स्टॉक टेकिंग की मिस्टेक्स वगैरह वो वहाँ पे निकल जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, की कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सो द टर्म कॉस्ट प्राइस इंटरप्टेड द फॉलोइंग वेज, की कैसे निकाल सकते हैं। सो यूनिट कॉस्ट मेथड, सो अंडर it, each article of batch of good is valued at the actual price at the which is purchased। कि देखो यूनिट कॉस्ट मेथड क्या होता है, उसमें एक्चुअल प्राइस होता है जितने में वो परचेज करा है। ये मेथड अप्लाइड होता है जहाँ पे जो गुड्स है वो डिफरेंट डिफरेंट लॉट्स में खरीदी गई हों। देन उसके बाद कॉस्ट प्राइस होता है एक अनस्टोल्ड स्टॉक का होता है, कॉस्ट प्राइस कितना है। देन उसके बाद गुड हमारे पास रखी हुई है सेपरेटली। देन उसके बाद एवरेज कॉस्ट मेथड, सो इफ गुड्स हैव बीन परचेज एंड एक्विजिशन डिफरेंट इंटरवल्स, हमें डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में खरीदी गई हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन देश के मिक्स टुगेदर, इनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बाद में जाके गुड्स मिक्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो लिक्विड्स हैं स्टोल गैस के हमने टैंक्स में करे हैं, इन द सिचुएशन जो गुड्स होगा स्टॉक में पहले से वैल्यूड होगा उस पर एवरेज कॉस्ट पे आ जाएगी। देन उसके बाद थर्ड वन दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सो अंडर दिस मेथड दिस इज assume that quantity held in the stock represent the latest परचेज, कि जितना भी आपका सबसे पहले है वो हमारा लेटेस्ट परचेज आया है। देन उसके बाद द गुड्स आर यूजुअली इन द ऑर्डर विच दे हैव बीन परचेज, द स्टॉक इज वैल्यूड द रेट एट विच द मोस्ट रीसेंट परचेज, हम उसको तब वैल्यू करेंगे जब वो रीसेंट परचेज पे हमने खरीदा है। देन उसके बाद यहाँ पे पेमेंट्स आ जाती है डिविडेंड में, बोनस में, कमीशन में, एक्सेट्रा में। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो अंडर दिस मेथड इज assumed that the quantity held in the stock represent the earliest purchase and the latest purchase are sold पर, कि जो आपका लेटेस्ट परचेज है वो आप पहले निकालेंगे। ये आपका सबसे पहले वाला खरीदना आपने सबसे पहले निकाला था और इसमें आपने जो सबसे लास्ट में खरीदा है आप उसको सबसे पहले बेचोगे। सो द स्टॉक इज वैल्यू द रेट ऑफ अर्लीस्ट परचेज, की जो सबसे पहले परचेज करा है वही जाएगा। देन उसके बाद बेस स्टॉक मेथड, ये प्रॉपर वैल्यूएशन में नहीं लगता है वैसे। तो इसके बाद बेस स्टॉक मेथड, ये हमने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े हैं वैसे। Under this method, a specified quantity of stock is always carried out. The original cost is not supposed to be issued unless there is emergency, कि जो सबसे पहले हम कुछ ऐसा बचा के रखते हैं कि जब तक कोई इमरजेंसी नहीं जाती तब तक हम उसको बेचेंगे नहीं। ये क्वांटिटी होती है, फिक्स एसेट को रिप्रेजेंट करता है और क्वांटिटी ओवर स्टॉक हो जाती है तो अब उसके अकॉर्डिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो उसके बाद एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, सो अंडर दिस मेथड एस्टिमेटेड कॉस्ट इज फाउंडेड, यहाँ पे क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट हम निकालते हैं जो अनसोल्ड स्टॉक के लिए होती है। तो उसके बाद कोई प्रॉफिट्स, then with the prevailing sale price is less than normal margin profits, estimated selling price expenses, overhead charges और overhead charges के लिए आते हैं। उसके बाद 7 that is standard cost method. So under this method the stock is valued at some predetermined cost, जो स्टॉक होता है उसको वैल्यूड करता है some predetermined cost से। देन
HIFO method, highest in first out method. The method is based on the assumption that the closing stock of material should always remain the minimum value. उसको एग्जूम करके चलते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा मिनिमम वैल्यू है, सो दैट द इश्यू प्राइस इज द हाईएस्ट. जो हमारा इश्यू प्राइस है वो हमारा हाईएस्ट हो. ये मेथड पॉपुलर नहीं है, एज ए अंडर वैल्यू सर्व करता है. देन विच मेथड टू चूज, कि कौन सा मेथड हमें चूज करना है. सो इन व्यू ऑफ द नंबर ऑफ मेथड अवेलेबल टू चूज फ्रॉम, की पोटेंशियल देखते हैं कि जो फेयरेस्ट कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है, एक्सपेंसेस, फ्रेट, ड्यूटी, लैंडिंग, डॉक चार्जेस क्या है, उन सब पे डिपेंड करता है. सो ओवरहेड्स इन सम केसेस of manufacturing are partly manufactured goods, the valuation is at work cost और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस. जहाँ पे वर्क कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जितने भी कम होगी वहाँ से काम होगा. सो वर्क कॉस्ट मीन्स वर्क कॉस्ट कितनी होती है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है प्लस जो रीजनेबल अमाउंट ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड्स है वो कितना है. Then, for absorption of overheads of the cost stock, there are number of acceptable methods. बहुत सारे number of acceptable methods होते हैं, namely percentage raw material, direct labor और machine, ये सब चीज़ें. सो व्हाट इज़ मार्केट प्राइस, कि मार्केट प्राइस क्या होता है. सो इन जनरल मार्केट प्राइस मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी एज बिटवीन विलिंग बायर्स एंड सेलर. कि मार्केट प्राइस क्या है, कि जो कि मार्केट प्राइस होता है कि मतलब कितना खरीद रहे हैं कितना बेच रहे हैं वो वाला प्राइस. सो देर आर टू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग मार्केट प्राइस. यहाँ पे दो तरह के मार्केट प्राइस को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं. फर्स्ट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सेकेंड इज नेट रियलाइज्ड वैल्यू. सो पहला पढ़ते हैं. सो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है. दिस इज अ वर्चुअली द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द स्टॉक ऑफ द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज व्हाट इट वुड द कॉस्ट परचेज सिमिलर क्वांटिटीज ऑफ द मार्केट प्राइस रूलिंग द डेट ऑफ बैलेंस शीट. The main merit of this method is that it reflects the current market of material meant for manufacture and the point against that it will reveal a profit during period and rising prices and lose during a period of falling prices. कि देखो वर्चुअली द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग स्टॉक है कि यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो अपनी सिमिलर क्वांटिटीज़ में कितना परचेज कर रहे हैं मार्केट प्राइस में, जो कि बैलेंस शीट में मेंशन है. जिसका मेन मेरिट क्या होता है इस मेथड का, कि ये रिफ्लेक्ट करता है जो करंट मार्केट प्राइस होता है मटेरियल का मैन्युफैक्चर के लिए क्या मैटर करता है, कि जो मैन्युफैक्चर है उसके लिए करंट मार्केट में रेट क्या चल रहा है, वहाँ से ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है. देन उसके बाद सेकंड दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू. सो इट रिप्रेजेंट द प्राइस एट विच द गुड्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. कि ये वो की गुड्स जो मार्केट में कौन से प्राइस पे बिक रही है. सो द एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस. की जितने भी हमारे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है उनको डिडक्ट कर देते हैं हम एक्चुअल सेलिंग प्राइस से. देन अगेन दी पेटेंट क्वेश्चन विच इस मेथड इज टू चूज़, कि कौन सा मेथड चूज़ करना है. तो अभी हमें सजेस्ट करा है दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होता है मार्केट प्राइस का. देन मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, की वैल्यूएशन को कैसे वैल्यूएशन को कैसे निकालते हैं. सो द वैल्यूएशन स्टॉक इज ऑर्डिनरी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस. ये बेसिकली कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस पे देखा जाता है, जो भी कम होता है दो डिफरेंट तरीके से. तो फर्स्ट इज द पिक एंड चूज मेथड, सेकंड इज ग्लोबल मेथड. सो फर्स्ट इज द पिक एंड चूज मेथड. इट इज ऑल्सो नोन एज द इंडिविजुअल मेथड. ये इंडिविजुअल मेथड भी बोलते हैं. इट इम्प्लाइज भी डील, हम यहाँ पे एक स्टॉक के साथ मैच करते हैं जो भी हमारा लोअर होता है उससे. Then second method is global method. So under this method, each item of stock is not taken the account of separately. हर आइटम है हम अकाउंट को सेपरेटली नहीं लेते, हम उसमें एग्रीगेट ले लेते हैं, एग्रीगेट मार्केट प्राइस देख लेते हैं. सो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल्स भी है. आइटम 1 2 3 4 5 कॉस्ट प्राइस इतना है हमारा, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर हमारा डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, ऐसे. देन मार्केट प्राइस भी हमारा वैसे ही जा रहा है. देन हमारा लोअर कॉस्ट प्राइस इतना 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 है. सो अंडर दिस पिक एंड चूज मेथड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वुड बी 1500 वाइल अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मार्केट इट वैल्यूड एट. कि अगर हम अकॉर्डिंग टू हमारे पिक एंड चूज मेथड से देखें तो हमारी वैल्यू इतनी आ रही है, एंड अगर हम अपने ग्लोबल मेथड से देखें तो हमारी 1650 आ रही है.
देन जितनी भी लोअर होगी हम उससे खरीद देंगे। सो इस मेथड में क्या बोलते हैं कि हमें अकॉर्डिंग टू पिक एंड चूज मेथड से करना चाहिए, आई थिंक सो। सो it should be noted that income tax of giving methods of valuation। so इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शेयर, डिबेंचर, जो भी हमारे नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट होती हैं वो ऑडिटर से करता है, शेड्यूल वो भी चेक करता है। फिर उसके बाद शेड्यूल इन्वेस्टमेंट शुड बी इंफॉर्मेशन अबाउट कि नेम ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या है, डेट ऑफ हायर परचेज क्या है, नॉर्मल वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, बैलेंस शीट में क्या है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है अगर हम इन्वेस्टमेंट की वेरिफिकेशन करते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आर असर्टेन दैट कि वहाँ पे वैलिड एविडेंस है ऑनरशिप का एंड कस्टडी का। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपरली क्लासिफाइड है बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म के लिए, जो एडवोकेट डिस्क्लोजर हो रहा है प्लेजिंग का, हाइपोथेटिशियंस का। तो उसके बाद अदर वैल्यूज़ हम चेक कर रहे हैं। तो उसके बाद बढ़ते हैं वैल्यूशन वेरिफिकेशन। सो तो ऑडिटर वेरीफाई करता है, डिटेल्स चेक करता है, शेड्यूल इन्वेस्टमेंट की कितनी है, फाइनेंशियल अकाउंट, न्यूज़पेपर, कंस्ट्रेंट, मार्केट रेट, सबको जैसे चेक करते हैं। तो जो ऑडिटर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेरीफाई करता है कि कितनी अमाउंट है कितनी नहीं है। देन पर्सनल इंस्पेक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देन ऑडिटर होता है प्रॉपर एग्जिस्टेंस देखते हैं इन्वेस्टमेंट की कितनी है कितनी नहीं है। और उसके बाद अगर लार्ज तो अच्छे से कर नहीं पाता, देन इन केस इन द सिक्योरिटीज इंश्योर्ड प्रॉपर बैंक सेफ्टी कस्टडी सब कुछ चेक कर। फिर उसके बाद वो कस्टडी वगैरह सब कुछ देखता है। देन अब डायरेक्टली पढ़ते हैं राइट इशू क्या होता है, बोनस शेयर एंड वैल्यूएशन क्या होता है। सो अगर राइट इशू की बात करें, इन केस ऑफ राइट इशू द ऑफर ऑफ कंपनी कंटेन्स अ राइटर ऑफ राइट टू बी शुड एग्जामिन द ऑडिटर शुड सी वेदर द नोट ऑफ कंपनी सब्सक्राइब, इन्होंने कितने फुल नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब करे हैं, कितने नहीं करे हैं, सोल प्रोसीड्स क्या है। फिर उसके बाद बोनस शेयर, द ऑडिटर शुड एग्जामिन द ऑफर टू कंपनी, इन्होंने किस किस को ऑफर करे हैं हमारे बोनस शेयर, द नंबर ऑफ शेयर कितना है। तो उसके बाद वैल्यूएशन क्या है। सो इफ द इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड ऑफ द फिक्स एसेट, देन उसके बाद आपको ये तो पता ही होगा ना कि राइट इशू, हम राइट इशू की सबसे पहले जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं सबसे पहले उन्हें अगर न्यू शेयर्स ऑफर करते तो जब उन्हें इशू करते हैं, मतलब उन्हें ऑफर करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड राइट इशू एंड द बोनस शेयर की उन्होंने लेस देन मार्केट प्राइस से मिलते हैं। देन उसके बाद वैल्यूएशन होता है if investment are to be held in a fixed asset for the purpose of earning interest, अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है फॉर द अर्निंग पर्पस, तो उसकी मार्केट वैल्यू निकाल जाती है, स्टैम्प ड्यूटी हमने कितने को दी है वो निकाली जाती है। देन उसके बाद बट इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड टू बी फॉर करंट एसेट, अगर हमने ऐसा करंट एसेट रखा है तो वो मार्केट वैल्यूज़ पे निकाल जाता है, जो भी हमारे कम हो। जो ऑडिटर होता है प्रॉपर सिचुएशन में आता है कि मार्केट वैल्यू क्या है, इन सब की इन्वेस्टमेंट की क्या है। देन उसके बाद एक एंट्री भी है यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए। देन लोन्स, सो लोन्स में भी हैव बीन एडवांस, जो लोन्स होते हैं एडवांस में होते हैं अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज़ ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी या फिर स्टॉक एंड शेयर, गुड्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, सिक्योरिटी बोर्वर्स, इन सब के लिए। सो नाउ वी डिस्कस द ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। अब देखते हैं ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। सो फर्स्ट, लोन अगेंस्ट लैंड, सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, अगर हम लोन हम ले रहे हैं अगेंस्ट दिस हम लैंड एंड प्रॉपर्टी। सो जो ऑडिटर होता है प्रॉपर पावर्स देखता है पर्सन की कितनी है ग्रांटिंग लोन्स की, एग्जामिन मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब चीज़ें चेक करता है, मनी कितनी हमने करी। जो ऑडिटर प्रॉपर इंस्पेक्ट चेक करता है कि मिनट्स कितनी है मीटिंग ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स की, हम उनकी जो मीटिंग हो रही है वो कितनी मिनट्स की हो रही हैं, लिस्टेड कंपनीज कितनी है, बोर्विंग कंपनी कितना, बोर्विंग लिमिट्स कितनी है। इफ़ द लैंड एंड प्रॉपर्टी हैज़ इन मॉर्टेज, अगर वो मॉर्टेज है तो ऑडिटर चेक करता है कि मॉर्टेज डीड क्या कहती है, प्रॉपर्टी कितनी एग्जीक्यूटेड हो रही है, एग्जामिन करता है टाइटल ऑफ डीड रिलेटिंग पार्टीज क्या है। फिर उसके बाद वो सर्टिफिकेट चेक करता है। देन सेकेंड मॉर्टेज देखता है कि फर्स्ट मॉर्टेज कितनी इन्फॉर्म है कि कितनी नहीं है। तो उसके बाद ऑडिटर शुड सी दैट प्रॉपर्टी इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट सम फायर रिस्क, वो इंश्योर्ड है कि नहीं वो प्रॉपर एग्जामिन करता है। लास्ट रिसिप्ट क्या है प्रीमियम देने की, देन डिटेल्स देखता है लोन की अमाउंट, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करता है, रिसीविंग इंटरेस्ट चेक करता है, देन सबको जैसे चेक करता है वो, अगर अगेंस्ट हम लैंड एंड बिल्डिंग हो रहा हो तो। उसके बाद हम फाइनल द ऑडिटर शुड गेट द अमाउंट लोन कन्फर्म बाय द गवर्नमेंट, देन वो अमाउंट से कन्फर्म हो जाता है। देन उसके बाद सेकंड वन दैट इज़ लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ और स्टॉक एंड शेयर, अगर शेयर्स कर रहा है तो
जो ऑडिटर होता है प्रॉपर लिस्ट ऑफ स्टॉक देखता है, शेयर्स देखता है, सिक्योरिटी कितनी है कितनी नहीं है। तो उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ करता है, मार्जिन कितना है लोन के बीच में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ के बीच में। अगर मार्जिन स्मॉल है तो वो अपने क्लाइंट से पूछता है कि अपनी ज़्यादा सिक्योरिटी की डिमांड करो। तो मैंने जो ऑडिटर है प्रॉपर देखता है कि सिक्योरिटी मार्केटेबल है कि नहीं है, जो पार्टली पेड अप शेयर है वो एक्सेप्टेड है, सिक्योरिटी है कि नहीं है। देन फाइनली जो ऑडिटर होता है वो एकदम रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे देता है फॉर द बोरमिरी कार्ड। इन दिस बट C1 दैट इज लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, कि अगर गुड्स की सिक्योरिटी से करा है। सो जो लोन्स होता है हैव बीन अगेंस्ट अ गुडाउन कीपर, द रिसिप्ट ऑफ सच रिसीट शुड बी एग्जामिन, की जो रिसिप्ट होती है वो अच्छे से एग्जामिन की जाती है। डॉक बॉन्डेड में वेयर हाउस में तो डॉक वारंट अच्छे से चेक करा जाता है। जो ऑडिटर होता है रेंट देखता है वेयर हाउस का कितना है। जो लोन्स है अगेंस्ट सम गुड्स इन ट्रांजिट, रेलवे, PR, ट्रक, रिसिप्ट, इन सब का जैसे पॉलिसीज सब कुछ चेक करता है अच्छे से। देन उसके बाद D दैट इज लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट हमें अगर कोई लोन मिलता है। सो जो ऑडिटर होता है डेट देखता है, प्रीमियम देखता है कितने से कितने तक है, प्रीमियम की पेड कितना है, जो प्रीमियम पेड है क्लाइंट से, प्रिवेंट पॉलिसीज़ क्या है फ्रॉम लैप्सिंग। तो ऑडिटर है कितनी अमाउंट उसने लोन अकाउंट में है। जो ऑडिटर है प्रॉपर सरेंडर वैल्यू चेक करता है कितनी है कितनी नहीं है। जो फाइनल जो ऑडिटर होता है फिर वो नोटिस ऑफ असाइनमेंट दे देता है इंश्योरेंस कंपनी को। देन for the next page, the loans against पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ बोरवर्स, की अब लोन हमने दिया है फॉर द पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ बोरवर्स। जो ऑडिटर होता है प्रॉपर इंक्वायरी करता है फाइनेंशियल पोजीशन की, ऑफ सिक्योरिटी कितनी है कि कितनी नहीं है, कौन सा लोन है कितना है। देन उसके बाद प्रॉमिसरी नोट बना के दे देता है। तो उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स, और फिक्टिशियस एसेट्स में यहाँ पे दो ही हैं, एक है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड दूसरा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, सो इट इज़ अ अमाउंट स्पेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द कंपनी, मतलब लोकेशन ऑफ कंपनी पे जब हम स्पेंड करते हैं, जब एक्सपेंडिचर करते हैं कैपिटल नेचर का, ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। और ये एसेट रिटर्न ऑफ हो जाता है, जितना ही जल्दी जाए वो जल्दी हो। तो जो ऑडिटर होता है प्रॉपर वेरीफाई करता है बैलेंस ऑफ प्रीमियरी एक्सपेंसेस को अंडर द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर। दिस बार डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिबेंचर, सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिबेंचर शुड बी नोन एज सेपरेटली, एक सेपरेटली दिखाया जाता है डिस्काउंट और इशू ऑन शेयर डिबेंचर्स हेडिंग के अंदर, जो कि फिक्टिशियस एसेट है एंड ये रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है जितनी ज़्यादा इसकी जल्दी ज़रूरत हो। फिर उसके बाद ये रिटर्न ऑफ हो जाता है एंड बैलेंस शीट में दिखता है। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़, अगर लायबिलिटीज़ को वेरिफिकेशन करना हो, सो वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट एज द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट। जितना कि ज़्यादा एसेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी हम लायबिलिटीज़ को भी देखते हैं। बट इफ़ liabilities are not properly verified and valued, the balance sheet will not reveal a true fair positions। अगर liabilities को properly verified and valued नहीं करा जाएगा तो जो बैलेंस शीट है वो अच्छे से ट्रू एंड स्टेट अफेयर्स में नहीं दिखाई देगी। सो वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़ का एम है कि जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर डिस्क्लोज हो, वैल्यूड हो, क्लासिफाइड हो, प्रेजेंटेड हो बैलेंस शीट में। जो ऑडिटर है प्रॉपर देखता है लायबिलिटीज़ ओवर स्टेटेड तो नहीं है, कोई भूली तो नहीं है, सर्टिफिकेट है कि नहीं है। देन उसके बाद द ऑडिटर इज़ लायबल फॉर ओमिशन ऑफ लायबिलिटीज़, अगर जो ऑडिटर है वो प्रॉपर लायबल होता है अगर हम कोई लायबिलिटीज़ लिखना भूल जाते हैं, डिटेक्ट नहीं कर पाता वो कोई लायबिलिटी ऐसे। सो नाउ वी डिस्कस द वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ द वेरियस लायबिलिटीज एज शोन एज फॉलो, कि जितने भी फॉलो हमारी लायबिलिटीज हैं सबको देखते हैं कि कैसे वेरिफिकेशन होती है। सो फर्स्ट इज कैपिटल, सो इट इज़ नॉट अ लायबिलिटी इन अ स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड, की प्रॉपर लायबिलिटी नहीं, क्योंकि कैपिटल क्या होती है, जितने भी जो ऑनर है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। सो हम इसका एज अ लायबिलिटी एज्यूम करते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। सो ये प्रॉपरली सेंस ऑफ वर्ड में लायबिलिटी नहीं है, नेवरथलेस एक लायबिलिटी तो है, इंटरनल लायबिलिटी है जो ऑडिटर प्रॉपर वेरीफाई करता है करेक्टनेस कितनी है, बैलेंस शीट क्या है। इन केस ऑफ फर्म, अगर फर्म देखे तो ऑडिटर होता है जो प्रॉपरली वेरीफाई चेक करता है कैपिटल कितनी है विद द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप डीड, कैश बुक, पासबुक, इन सब से अच्छे से चेक करता है कि कितनी है कितनी नहीं है। देन उसके बाद इन केस ऑफ अ कंपनी द ऑडिटर में ग्रुप वो देखता है फर्स्ट ऑडिट क्या है, सब्सिक्वेंट ऑडिट क्या है। सो फर्स्ट ऑडिट देखते हैं तो वो क्या होता है, तो ऑडिटर शुड एग्जामिन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो ऑडिटर है अपना MOA AOA चेक करता है। तो वहाँ से
इन्फॉर्मेशन लेता है कि मैक्सिमम कैपिटल कितनी है, ऑथराइज करने की कितनी नहीं है। देन उसके बाद जो ऑडिटर कैश बुक्स रेफ़र करता है, पासबुक, मिनट बुक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स, कितने डिफरेंट क्लासेस, ये सब चीज़ें चेक करता है। उसके बाद वो प्रॉपर एग्जामिन करता है वेंडर्स ऑफ द कंपनी के बीच में। देन सब्सिक्वेंट ऑडिट, सो सब्सिक्वेंट ऑडिट क्या होता है, द शेयर कैपिटल वुड बी सेम एज द प्रीवियस ईयर अनलेस इज ऑल्टरनेशन एडिशनल फ्रेश इश्यू अदरवाइज, कि वो देखता है जो शेयर कैपिटल है वो प्रॉपरली पिछले साल से मिलती जुलती है कि नहीं है। अगर जब तक अंटिल आप अपने फ्रेश इशू शेयर नहीं करे हैं तो देन मैं रिलेवेंट चेक करता है। तो उसके बाद द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन अ गाइड टू कंपनी ऑडिट, एक गाइड उन्होंने दी है। तो उसके फॉलोइंग स्टेप्स क्या क्या है कि उसके बाद वो ऑथोराइज कैपिटल देखे कितनी दिख रही है, बैलेंस शीट में कितनी नहीं है, पर्टिकुलर्स चेक करे, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, प्रॉपर अमाउंट कोल्ड अप देखे कितनी है। उसके बाद हाउ मेनी शेयर्स अलाउड, कि फुली पेड अप के लिए कितने शेयर अलाउड है। उसके बाद फाइंड आउट करे कितने शेयर्स हैं, कैसे नहीं है। तो कि टोटल अमाउंट्स ऑफ अनपेड कॉल की देखे एज क्लेरिफाइड बाय द डायरेक्टर्स एंड बाय द अदर्स कितने। देन उसके बाद कोई क्लास है तो कितनी है। देन उसके बाद वेदर द कंपनी हैज़ इशूड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हैं इशू की नहीं कर रहे हैं। तो ऑडिटर शुड सी दैट द टर्म्स एंड रिडम्पशन की टर्म्स ऑफ रिडम्पशन कितनी है। देन सी दैट द अमाउंट ऑफ ओरिजिनली पेड अप रिस्पेक्ट और फॉरफिटेड शेयर की जितनी भी अमाउंट हमारी ओरिजिनली पेड हुई है रिस्पेक्टेड टू फॉरफिटेड शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स के लिए वो है कि नहीं। तो फॉरफिटेड शेयर्स तो आपको पता ही होगा ना कि फॉरफिटेड शेयर क्या होता है। जैसे कि मान लो कि मैंने किसी से शेयर लिया है 10 रुपीज़ का, मैंने उसकी कॉल मनी दे दी, अलॉटमेंट मनी दे दी, पर जब मैं फाइनल एंड कॉल मनी मांगी तो मैंने पैसे नहीं दिए। तो मतलब मैंने बहुत टाइम तक पैसे नहीं दिए, तो ना मेरे शेयर फॉरफिट कर दिए और मेरे शेयर अगर किसी और को कर देंगे इशू तो दैट इज़ कॉल्ड री इशू। जब उन्होंने मेरे से ब्लॉक कर दी दैट इज़ कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ अमाउंट, ठीक है। उसके बाद सी दैट अमाउंट इज ओरिजिनली पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरफीचर शेयर इज हैज़ बीन एडेड टू इंश्योर शेयर कैपिटल सेपरेटली शोन, कि अगर कोई है कुछ ऐसा तो उसको सेपरेटली दिखा देते हैं। देन इंश्योर द कैपिटल प्रॉफिट, अगर कैपिटल प्रॉफिट है तो वो भी वहाँ पे दिखाएं कितना है कितना नहीं है। देन उसके बाद debentures, second one that is debentures, so the auditor should note the following points while verifying the debentures। वो उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जब वो डिबेंचर्स को वेरीफाई करते हैं। जो ऑडिटर है प्रॉपर MOA देख ले कंपनी का कितना है कितना नहीं है। तो उस पर डिबेंचर ट्रस्ट डीड इंस्पेक्ट करे कितनी है कितनी कितनी नहीं है। तो नेसेसरी जो ऑडिटर है वो प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स देखे सिंस द डिबेंचर, अगर उन्होंने सिंस डिबेंचर आर सपोज टू बी रिडीम्ड, अगर वो सपोज है कि रिडीम करने वाला, तो जो वो अरेंजमेंट ऑफ रिडम्पशन है वो चेक करे कितना है। जो डिबेंचर है वो प्रॉपर एक देखे द डिबेंचर में भी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, कि वो कार पार पे इंश्योर्ड हो रहा है या फिर प्रीमियम पे। देन इट हैव 3 पॉइंट्स, अगर वो पार पे हो रहा है तो बट रिडीमेबल है, प्रीमियम है बट इशू पार पे हुए थे रिडीम प्रीमियम पे कर रहा है, तो सर जो लॉस हो रहा है वो कहाँ से चार्ज हो रहा है। अगर वो इशू प्रीमियम पे हुआ तो जो ऑडिटर देखे कि डेबिट बैलेंस कहाँ से हो रहा है कहाँ से नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर वो डिस्काउंट पे इशू हुआ था तो जो डिबेंचर है वो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, फेस वैल्यू पे रिटर्न ऑफ कहाँ से हो रहा है कहाँ से नहीं हो रहा है। डिटेल्स देखे, मोर्टेजेस चार्जेस देखें, जो इंश्योरेंस देखे, रिडम्पशन कितना है कितना नहीं है। देन थर्ड वन दैट इज ट्रेड क्रेडिटर्स, के ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होते हैं। द फर्स्ट टास्क ऑफ द ऑडिटर इज टू आस्क द शेड्यूल्स ऑफ क्रेडिटर्स, की सबसे पहले टास्क है उसकी कि क्रेडिटर्स का शेड्यूल चेक करें। सो द शेड्यूल शुड बी चेकड विद द बैलेंस ऑफ लेजर, कि ये बैलेंस ऑफ लेजर से चेक होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर्स की स्टेटमेंट क्या होती है क्रेडिटर्स की। देन द परचेज लेजर शुड बी चेकड विद द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो परचेज लेजर है वो प्रॉपर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से देखे, इनवॉइस से, क्रेडिट नोट से देखे। तो उसके बाद द क्लाइंट मेड इन प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्काउंट क्रेडिटर्स, ही शुड चेक द सेम विद रेफरेंस द क्रेडिटर अकाउंट, फिर वो सेम हमारा क्रेडिटर अकाउंट से भी रेफरेंस चेक करे। व्हेन द गुड्स हैव बीन परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस, ही शुड सी दैट कंडीशन ऑफ अग्रीमेंट, अगर वो हायर परचेज पे ली है तो उसकी कंडीशंस को चेक करें। देन नेक्स्ट, अगर जब आप कोई स्पेशल अटेंशन है तो वो भी दे अच्छे से। तो उसके बाद नेक्स्ट इज बिल्स पेबल्स। सो बिल्स पेबल्स क्या होते हैं, एक एक्नॉलेजमेंट होती हैं डेट पेबल्स की। जो ऑडिटर होता है फॉलोइंग वेरीफाई करे, कैसे जो ऑडिटर होता है प्रॉपर लिस्ट आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन की बिल्स पेबल की चेक करे, बिल देखे
कि वेरीफाई है कि नहीं, जो परमिशन है क्लाइंट को वो कितनी कंफर्मेशन स्टेटमेंट में है कि नहीं, जो बिल्स होते हैं बैलेंस शीट में प्रॉपर वेरीफाई है कि नहीं है, देन उसके बाद देखे कि बिल्स कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे, देन लोन्स। The auditor should examine loan agreement, proper loan agreement देखे, term of loan क्या है, amount of loan क्या है, period of loan क्या है, permission of client कितना है, confirmation check करे, then उसके बाद agreement check करे, adopt कैसे, interest देखे कि कब तक पे करना है कितना नहीं, बैलेंस शीट में कितना लिखा है, देन उसके बाद एग्जामिन करे बोरोइंग पावर क्या है, ऑल्सो एग्जामिन करे रजिस्टर ऑफ चार्जेस कितना है, then outstanding liabilities for expenses. So the auditor obtain a certificate for responsible officer, proper एक responsible officer certificate देखे, कंपनी स्टेटिंग कितनी है, outstanding liabilities कितनी है, इनकी अकाउंट में कितना आ रहा है। जो ऑडिटर है प्रॉपर वेरीफाई करे आइटम्स को, एक्सपेंसेस को, यूजुअली क्या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ कितनी है, फॉर एग्जांपल सैलरीज, पेबल, लीगल एक्सपेंसेस, रेंट, वेजेस, ऑडिट बिल्स एटसेट्रा। Second one, that is contingent liability. So contingent liability is a liability which may or may not be have arise, की हो भी सकती है नहीं भी arise हो सकती है, भी प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से बढ़ के आए हैं। Then unless a contingent liability is a quite negotiable, ये थोड़ी quite negligible है, देन उसके बाद इट शुड बी डिस्क्लोज बाय एन ऑपरेटिव, बैलेंस शीट में फुट नोट के तरीके से भी दिखा जाती है, देन उसके बाद डिस्क्लोजर दे सकते हैं, देन फुट नोट से दिखा दी जाती है। एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टेंट लाइबिलिटीज़ क्या है, अंडर अ गारंटी, बी आर डिस्काउंटेड नॉट फाउंड, लाइबिलिटीज असाइन फॉर लिटिगेशन एंड कॉपीराइट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर पेनल्टीज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है, अच्छे से इंस्पेक्ट करे कंपनी को, लाइक्लीहुड दे और फुट नोट को अच्छे से चेक करे बैलेंस शीट के, देन उसके बाद रिजर्व्स एंड फंड्स को देखे। तो ऑडिटर शुड एग्जामिन, वो एग्जामिन करे, वेरीफाई करे कि रिजर्व बने हैं कि नहीं बने, अगर नहीं बने तो और शेयर होल्डर के पास जाए, वहाँ से बात करे, देन उसके बाद नहीं तो एक खुद ही अपना प्रॉपर अकाउंट्स बना देते हैं। उसके बाद बिजनेस एंड रिलेवेंट लीगल प्रोविजन चेक करे, एंट्रीज चेक करे, बुक्स ऑफ अकाउंट की कितनी है, देन पर्पस एंड पीएनएल का चेक करे, देन प्रोविडेंट फंड ड्यूज। सो provident fund dues, the auditor has to verify whether the company regularly disposing the dues, if not, अगर वो अपने ड्यूज़ दे रही है कि नहीं दे रही है, उनका एरियर्स बैलेंस शीट कितना है, पीएफ कितना दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को कितना नहीं दे रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं। देन उसके बाद अंडर द कंपनीज एक्ट, एवरी कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ द प्रोविडेंट फंड। उसके बाद जो कंपनीज है वो प्रॉपर देखेगी प्रोविडेंट फंड में कितना है कितना नहीं है, देन विद इन द 15 days ऑफ डेट ऑफ रिडक्शन सैलरीज। सो द ऑडिटर हैज़ टू बी शुड द डिस्पर्ड प्रोविडेंट फंड की उनका पीएफ फंड ड्यू कितना है कितना नहीं है। देन उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर एडवांस में इनकम रिसीव हो रही है, सो द जो ऑडिटर है प्रॉपर एग्जामिन करे कि इनकम रिसीव एडवांस में कितनी हो रही है, प्रॉपर डिस्क्लोज करे बैलेंस शीट में। जो ऑडिटर है प्रॉपर एग्जामिन करे इंटरेस्ट रेट, इंस्टॉलमेंट रिसीव इन बैलेंस शीट, सब कुछ एक्स्ट्रा में पहले से ही चेक करे। तो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, सो द ऑडिटर एग्जामिन करे कि ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुएट्स क्या है, और उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, रिडक्शन कितना है, टैक्सेबल इनकम कितनी है। सो यार दैट्स चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।